शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम टारगेट के काफ़ी करीब है। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल फाइनेंशियली। क्रोनो लाइफ में आपका स्वागत है। एक ऐसी गेमिंग दुनिया जहां 100 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स एक नए विजुअल वर्ल्ड में कूदते हैं, ओपी साथियों के साथ टीम बनाते हैं और मॉन्स्टर्स को ऐसे मारते हैं जैसे वो उनका रोज का 9 से 5 वाला जॉब हो। नई एडवेंचर? चेक। सोशल लाइफ? ऑप्शनल। चलो शुरू करते हैं। जैसे ही गेम शुरू होता है, बूम, एक नया कैरेक्टर तैयार हो जाता है। हमारा लड़का जिस्योक एक फावड़ा लेकर स्पॉन होता है। ना आर्मर, ना कोई स्ट्रैटेजी, और चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे अभी रिफंड मांगने वाला हो। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन एक भी प्लेयर नजर नहीं आता। उसे लगने लगता है कि शायद उसे धोखा मिला है। 100 मिलियन यूजर्स तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। वो हाथ में पकड़े हुए फावड़े को देखता है और खुदाई शुरू कर देता है, सोचते हुए कि शायद यही गेम का असली मकसद है। तभी एक मिट्टी का ब्लॉक हवा में उछलता है और जमीन पर धड़ाम से गिरता है। जिस्योक चौंक कर उछल पड़ता है, जैसे किसी ने उस पर बिजली गिरा दी हो। वो ब्लॉक को छूता है, और जैसे ही छूता है, वो उसकी इन्वेंट्री में मैजिकल तरीके से अब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखकर जिस्योक हैरान रह जाता है। अब उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो एक पेड़ के पास जाता है। वहां भी लकड़ी का ब्लॉक तोड़ता है, छूता है, और वो भी इन्वेंट्री में चला जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, यू कैन नाउ बिल्ड अ चेयर। वो तुरंत यस पर टैप करता है और पूफ, एक कुर्सी उसके सामने स्पॉन हो जाती है। अब वो कुर्सी पर बैठकर खुद को राजा समझने लगता है, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर में बोर्डम में बदल जाती है। वो सोचने लगता है कि क्या ये सच में आरपीजी है? क्या यहाँ सच में मॉन्स्टर्स से लड़ाई होती है और लेवल बढ़ते हैं? इस कंफ्यूजन में वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और देखता है कि उसमें वुडन सोर्ड, सीज कैटापल्ट जैसे कई आइटम्स बनाने के ऑप्शन हैं। तभी उसकी नज़र एक खास चीज पर जाती है, लॉग केबिन, यानी एक घर। इसके लिए चाहिए थे 50 लकड़ी के ब्लॉक, 10 पत्थर और 30 मिट्टी। फिर क्या था? वो पूरे जोश में लग जाता है और घंटों मेहनत के बाद वो एक छोटा सा घर बना लेता है। घर बनते ही वो अंदर जाता है, इंटीरियर चेक करता है। थोड़ा मामूली लगता है, लेकिन खुद को समझाता है कि ये तो बस शुरुआत है। बेड पर लेटते हुए वो सोचता है कि ये वर्चुअल लाइफ उसकी असल जिंदगी से कहीं बेहतर है, जो कि एक गंदे घर, कम रोशनी और उदासी से भरी हुई थी। लेटे लेटे वो अपने फावड़े को देखता है और सोचता है कि इस डिजिटल दुनिया में तो वो सब बना सकता है जो असली जिंदगी में सिर्फ सपना था। लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक एक जानवर उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। जिस्योक घबरा जाता है और एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, लायन बेयर, डेंजर लेवल ए। इससे पहले कि जिस्योक कुछ कर पाता, वो बीस्ट सीधा उस पर हमला करता है। जिस्योक किसी तरह बचता है, लेकिन उसका बेड टूट जाता है। अपने बेड की हालत देखकर जिस्योक गुस्से से लाल हो जाता है और अपना फावड़ा ऐसे पकड़ता है जैसे कोई लेजेंडरी वेपन हो। वो उस बीस्ट से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी लायन बेयर एक जोरदार पंच मारता है और जिस्योक हवा में उड़ता हुआ बाहर गिरता है। वो वहीं मर जाता है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, यूल रिस्पॉन एट अ सेफ लोकेशन, सम एक्सपी लॉस्ट। अब वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है, हाथ में वही फावड़ा, लेकिन उसका घर गायब। कुछ देर भटकने के बाद उसे कुछ टूटे फूटे रूइंस मिलते हैं और उसे समझ आता है, ये तो उसी का घर है जिसे लायन बेयर ने बर्बाद कर दिया था। वो दुखी होकर वहीं बैठ जाता है और कसम खाता है कि अगर वो बीस्ट फिर कभी दिखा तो इस बार वो उसे छोड़ेगा नहीं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उठता है और दोबारा घर बनाने में लग जाता है, इस बार पहले से भी ज्यादा तेजी और डेडिकेशन के साथ। जैसे ही सूरज ढलता है, उसका नया घर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन लायन बेयर फिर से आ धमकता है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। इस बार वो रुक जाता है, क्योंकि उसने सामने देखा किंग जिस्योक को, जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने सीज कैटapult पर बैठा हुआ है, बिल्कुल रेडी फॉर राउंड 2। जैसे ही लायन बेयर हमला करने की सोचता है, जिस्योक अपने नए वेपन्स और डिफेंसेस से उस पर अटैक करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर हर वार को झेलता है और आगे बढ़ता रहता है। तब जिस्योक को समझ आता है, छोटे मोटे हमलों से काम नहीं चलेगा, अब या तो ऑल इन जाना होगा या फिर गेम ओवर। वो सीधा कैटapult में कूदता है, एम करता है और सीधा फायर करता है उस बीस्ट पर। जैसे ही जिस्योक ने अपनी सीज कैटapult से फायर किया, लायन बेयर किसी गुड़िया की तरह उड़ता हुआ घर से बाहर जा गिरा और बेहोश हो गया। किंग जिस्योक धीरे धीरे बाहर आया और सावधानी से उस जानवर की तरफ बढ़ा। उसके मन में सवाल था, क्या ये मॉन्स्टर फिर से रिस्पॉन करेगा? लेकिन जैसे ही उसने उसकी स्किन को छुआ, कुछ अजीब हुआ। लायन बेयर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और एक मैसेज पॉप हुआ। उसे लूट मिल गई थी, बेयर मीट, 2 लायन बेयर हाइड्स और 5 लायन बेयर बोन्स। जैसे ही लूट उसके इन्वेंट्री में ऐड हुई,
जिसियोक को लगा कि अगर वो हंटिंग पर निकले तो और भी लेजेंडरी आइटम्स कमा सकता है, लेकिन वो पहला कदम भी नहीं ले पाया कि उसे ऊपर से कुछ अजीब वाइब्स आने लगीं। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें फट गईं। ऊपर पूरा मॉन्स्टर बफे हवा में तैर रहा था। हाथ में फावड़ा ऐसे कस के पकड़ा जैसे वो कोई एक्सकैलिबर हो और बड़बड़ाया, ये तो सीधा चीटिंग लग रहा है। उसे पता था कि वो अकेले इन सब का सामना नहीं कर सकता। वो भागने या हमला करने का सोच ही रहा था कि एक मॉन्स्टर ने ग्राउल किया और उसे ऐसे निगल लिया जैसे कोई बिगिनर लेवल स्नैक हो। वो दूसरी बार रेस्पॉन हुआ और फिर तुरंत मारा गया। टाइम जैसे उड़ने लगा और बेचारा जिसक हर राउंड में मारा जाता रहा। 108वीं मौत के बाद वो फिर से उस घर के सामने खड़ा था जिसे उसने पिछली हार के बाद बनाया था। दांत भींचते हुए वो मॉन्स्टर्स को गालियां देने लगा, मौत के लिए नहीं, बल्कि हर बार उसके प्यारे घर को तोड़ने के लिए। तभी उसकी नज़र साइड में कुछ हिलते हुए पड़ी। हाँ, मॉन्स्टर आर्मी फिर आ रही थी, लेकिन इस बार जिसियोक ने फावड़ा कस के पकड़ा और पूरी पागलपंती में चिल्लाया। फिर वो किसी सस्ते सुपर हीरो की तरह दौड़ पड़ा, चिल्लाते हुए कि मैं तो फिर से रिस्पॉन हो जाऊंगा, चलो शुरू करो। और जैसा एक्सपेक्टेड था, वो फिर से मारा गया, इस बार 999वीं बार। लेकिन हार मानना, वो शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। जैसे ही वो दोबारा वर्ल्ड में लौटा, उसने बिना समय गंवाए फिर से अपना घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ घंटे बाद मॉन्स्टर आर्मी फिर उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इस बार वो घर किसी झोपड़ी जैसा नहीं, बल्कि स्वैग से भरे महल जैसा दिख रहा था। किंग जिसियोक महल की छत पर बैठा था, पूरे स्टाइल में, मॉन्स्टर आर्मी को घूरते हुए, जैसे कह रहा हो, बस इतना ही लाए हों। फिर एक स्मग स्माइल के साथ बोला, अपने बॉस को भेजो, मैं बाकी सबको छोड़ दूंगा। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर बर्ड आकाश से सीधा पैलेस की ओर झपटा, लेकिन वो दीवार छूने ही वाला था कि जिसुक ने अपने फैंसी डिफेंस सिस्टम का बटन दबाया और वो बर्ड सीधा फ्राइड चिकन बनकर नीचे गिरा। बाकी मॉन्स्टर्स बस खड़े रह गए, जैसे कोई बग लग गया हो। जिस्योक ने ताना मारा, क्या एक इंसान से ही डर लग गया तुम सबको? और बस, वो काम कर गया। सभी मॉन्स्टर्स एक साथ चार्ज कर दिए, जैसे कोई ब्लैक फ्राइडे सेल हो रही हो। लेकिन पैलेस गेट तक पहुंचने से पहले ही एक एक कर सब ऑटो डिफेंस से उड़ गए। कुछ तेज और भारी मॉन्स्टर्स ट्रैप्स को डॉज करते हुए दीवार तक पहुंच गए, लेकिन जिस्योक तो किसी मैक्स स्टैट्स वाले प्रो गेमर की तरह मुस्कुराया। आने दो, हाथ तक नहीं लगा पाओगे। उसने पैलेस का फायर सिस्टम ऑन किया और वो सभी इन्वेडर्स रोस्ट मॉन्स्टर्स बन गए। और फिर एंट्री हुई असली खतरे की। ग्रांटुरिस, एक वर्ल्ड बॉस जिसका डेंजर लेवल सीधा गोट टैग के साथ आता है। जैसे ही वो ड्रैगन पैलेस की तरफ बढ़ा, जिस्योक का खून उबाल मारने लगा। इस बार उसने कसम खाई कि वो इस ओवरसाइज छिपकली को खत्म करके ही मानेगा। लेकिन ग्रांटुरिस पूरे एटीट्यूड में चल रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि जिस्योक की सारी मेहनत बेकार है। वो हवा खींचने लगा, उसका मेगा ब्रेथ अटैक आने वाला था। लेकिन तभी कुछ बेहद क्रेजी हुआ। पूरा पैलेस धीरे धीरे बदलने लगा, एक एक हिस्सा ट्रांसफॉर्म होता गया और पैलेस बन गया एक मैसिव मैक। ग्रांटुरिस ने ऊपर देखा और समझ गया कि शायद इस बार उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो मैच जोरदार पंच के साथ उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर देता है। जिस्योक मैच पैलेस से नीचे कूदता है, बॉस के गिरे हुए शरीर के पास जाता है और फावड़ा मारता है। तभी स्क्रीन पर मैसेज की बाढ़ आ जाती है, ग्रांटुरिस की आईबॉल, क्लॉज, स्केल्स, दिल और ढेरों लेजेंडरी लूट। और ऐसे जिस्योक बन जाता है पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी। सिस्टम अनाउंस करता है कि अब कोई उसे छू भी नहीं सकता। जिस्योक अपना फावड़ा हवा में उठाता है जैसे कोई असली गिगा चैड और सोचता है, अब इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। इधर ग्रांटुरिस आर्मी के एलिट अफसर, 7 ताकतवर लीजन कमांडर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। जैसे ही उन्हें अपने बॉस की हार की स्पाइसी खबर मिलती है, उनमें से एक हमेशा चिढ़ा हुआ दिखने वाला मॉन्स्टर जिसका नाम डोरो है, सुझाव देता है कि किसी को भेजकर सच पता किया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करता, एक और कमांडर बोल पड़ता, जरूरत नहीं है भाई, सिस्टम कभी मजाक नहीं करता, वो नोटिफिकेशन पूरी तरह लेजिट थी, कोई कैप नहीं। फिर उनका लीडर ऐलान करता है कि अब सबको मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी और अनदर वर्ल्ड पर हमला बोलना होगा ताकि अपने लॉर्ड ग्रैंटुरिस का बदला लिया जा सके। स्क्वाड अभी निकलने ही वाला होता है कि अचानक जमीन हिलने लगती है। वो ग्रैंटुरिस के कदमों की आवाज है और बूम, खुद ग्रैंटुरिस एंट्री लेता है, पूरे बॉस वाले अंदाज में चलता हुआ। सारे मॉन्स्टर्स फौरन झुक जाते हैं, ऑकवर्डली बहाना बनाते हैं कि वो तो अभी बदला लेने ही वाले थे। लेकिन ग्रांटोरिस उन्हें घूरते हुए पूछता है, तुम लोग ही थे ना जो बार बार मेरी तरफ सेना भेजते थे? सबके चेहरे सफेद हो जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते, असली बम गिरता है। ग्रांटोरिस को असल में किंग जिसेओक कंट्रोल कर रहा होता है। वो कहता है,
अगर हर बार मेरे रिस्पॉन होने पर तुम लोग मेरा घर तोड़ते थे तो अब तुम्हारा भी वही हाल होना चाहिए। और फिर बिना किसी वार्निंग के वो अपना मुंह खोलता है और उसमें से एक पूरी आर्सनल बाहर आ जाती है। मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, पूरी ट्रांसफॉर्मर स्टाइल। मॉन्स्टर्स घबराकर चिल्लाते हैं, लेकिन जिस्योक अब किसी मूड में नहीं है। वो अपनी सिग्नेचर मूव निकालता है, मीचा मेचा बीम, और पूरी मॉन्स्टर आर्मी को कचरा समझकर साफ कर देता है। कोई भाग नहीं पाता, कोई बच नहीं पाता, सिवाय एक के, लॉयल डोरो। अब वो जिस्योक के हाथ जितना छोटा हो चुका है जैसे किसी श्रिंक रे का शिकार हो गया हो। डोरो घिसटते हुए बाहर निकलता है और कहता है, मास्टर, कोई काम है क्या? जिस्योक उसे साइड आई देता है और पूछता है, तू बचा कैसे? साथ ही ये भी बोलता है कि वो लिटरली खिलौना लग रहा है। डोरो बताता है कि वो अपने शरीर के एक छोटे टुकड़े से भी रिजेनरेट कर सकता है, लेकिन जितना ज्यादा डैमेज होता है उतना ही छोटा और कमजोर बनता जाता है। जिसोक कंधे उचकाते हुए कहता है, अब तुझे मारने का कोई फायदा नहीं। ये सुनकर डोरो रोना शुरू कर देता है, पूरी ड्रामा क्वीन वाइब्स के साथ, और दया की भीख मांगता है। जिसोक फिर चिल्लाता है, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, असली बात बता। और आखिर डोरो बता ही देता है। एक दिन अनदर वर्ल्ड का क्रिएटर खुद ग्रांटोरिस के पास आया और उसे आदेश दिया कि जिस्योक को खत्म कर दे। अब जिस्योक पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। एक गॉड लेवल डेवलपर आखिर एक नॉर्मल यूजर से क्यों भिड़ना चाहता है? डोरो भी ऑकवर्ड लाफ के साथ कहता है कि उसे भी कुछ नहीं पता। जीसियोक थोड़ा अनॉयड होकर बोलता है, अब वो फेक हंसी बंद कर और ये बता, क्या मैं उस क्रिएटर से मिल सकता हूं? डोरो सीधा बोलता है, नहीं, कोई चांस नहीं। तभी डोरो नोटिस करता है कि जिसेओक एक ऊंची टावर पर खड़ा है और पूछता है, भाई अब तू क्या करने वाला है? जिसियोक आसमान की तरफ इशारा करता है और ड्रामेटिक टोन में कहता है, मैं टावर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं वहां जाना चाहता हूं। डोरो पूरा कंफ्यूज हो जाता है, वहां मतलब कहां? जिसियोक मुस्कुराता है और कैजुअली कहता है, मैं मून पर जाना चाहता हूं। डोरो तो हवा में ही दम घोंट लेता है, तू सीरियस है? जिसियोक हंसते हुए जवाब देता है। डोरो अब पूरी तरह पगला जाता है, फिजिक्स का लेक्चर देना शुरू कर देता है। मून कोई वीकेंड ट्रिप थोड़ी है। लेकिन जिसियोक उसे इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे जाना ही है क्योंकि वो रोमांटिक है। अब डोरो मेंटली फेस पाल्म करता है और सोचता है, जिसे अभी तक मास्टर बोल रहा था वो तो सर्टिफाइड क्लाउन निकला। जिसोक माइनक्राफ्ट वाले स्पीड रन मोड में टावर बना रहा होता है और डोरो बस देखता रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, एक दिन लेवल अप करके इसे बॉन्क करके गायब कर दूंगा, लेकिन तब तक लॉयल साइडकिक बना रहूंगा। अब जिसयोक दिन रात मेहनत करता है, पूरी दीवानगी के साथ एक ऐसा टावर बनाने में जो उसे, डोरो और ग्रांटोरिस को सीधा मून तक पहुंचा दे। उसकी पूरी क्रू मदद करती है। डोरो कंस्ट्रक्शन में और ग्रांटरिस डिफेंस में हर इंट्रूडर को ढेर करता है। कुछ दिनों बाद जिस्योक और डोरो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं। तभी क्रिएटर, जो कहीं ऊपर अपनी हेवनली चिल जोन में बैठा है, ये सब देखता है। वो जिस्योक को एकदम फर्स्ट क्लास बेवकूफ बोलता है, लेकिन फिर मानता है कि ये सब सरप्राइजिंगली एंटरटेनिंग है। वो एक पेन उठाता है, एक चैलेंज लिखता है और डिसाइड करता है कि जैसे ही जिसुक मून पहुंचेगा वो चैलेंज ड्रॉप करेगा। फिर मून पर लैंडिंग हो जाती है। जिसुक और डोरो जंप करते हैं, एक्साइटेड बच्चों की तरह, चिल्लाते हुए कि हम सच में पहुंच गए। दोनों कुछ देर मून की सतह पर बैठते हैं, अनदर वर्ल्ड का व्यू निहारते हैं। डोरो धीरे से कहता है, थैंक्स, ये दिखाने के लिए। इतनी खूबसूरती तो कभी देखी ही नहीं। जीस्योक थोड़ा ब्लश करता है और बोलता है, अरे यार, अब ज्यादा फॉर्मल मत हो, बस एंजॉय कर। थोड़ी देर बाद दोनों उठते हैं और मून के मटेरियल्स कलेक्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी जमीन फिर से कांपने लगती है जैसे किसी ने बेस ड्रॉप मारा हो। पीछे मुड़ते ही सामने खड़ा होता है एक विशाल रैबिट मॉन्स्टर, ब्लड क्रेज्ड रैबिट ऑफ द मूनलाइट, जो एसएस डेंजर लेवल को किसी बैज की तरह फ्लॉन्ट करता है। वो गुस्से से बोलता है, तुम ब्लू प्लैनेट वालों की अब मून से वापसी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जीसक अपना सिग्नेचर रोबोट पंच मारता है और उसे लूनर सॉइल में गाड़ देता है। रैबिट लड़खड़ाते हुए उठता है और ग्राउल करता है कि अब कोई भी अर्थ वापस नहीं जाएगा। लेकिन जिसक और डोरो चिल रहते हैं, कहते हैं कि अभी तक सब ठीक है। फिर रैबिट एक भयानक चीख मारता है, पूरे मून को हिला देता है। दोनों अपने कान पकड़ लेते हैं जैसे कोई सबसे खराब कॉन्सर्ट चल रहा हो। जिसक कंफ्यूजन में होता है, लेकिन डोरो समझ जाता है ये पागल खरगोश किसी बैकअप को बुला रहा है। और वाकई में चारों तरफ मून रैबिट्स की पूरी आर्मी आ जाती है, रेडी टू फाइट। जिस्योक समझ जाता है कि अब एस्केप पॉसिबल नहीं है। वो दोबारा एक्शन मोड में जाता है और रोबोट पंचेस बरसाना शुरू करता है, पूरी तरह से एक मैडलट की तरह। इस बीच डोरो थोड़ा दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है कि शायद अब उनका काम तमाम है, क्योंकि इतना बड़ा फाइट तो प्लान में था ही नहीं।
लेकिन तभी उसे कुछ समझ आता है। रैबिट स्क्वाड तो सिर्फ जिसेओक को टारगेट कर रहा है, उसे नहीं। यहीं पर डोरो एक चुपचाप फैसला लेता है। वो सोचता है कि जिसेओक शायद इस बार न बच पाए और जब तक सारे फरबॉल्स बिजी हैं तब तक वो खिसक सकता है। जैसे ही वो मुड़ता है जाने के लिए, उसकी नज़र अनदर वर्ल्ड पर पड़ती है और उसे वो सुकून भरा पल याद आ जाता है जब वो और जिसियोक साथ में चांद की खूबसूरती निहार रहे थे। उधर जिसियोक बनी हॉर्ड के बीच खड़ा होता है, पूरे बैडास एटीट्यूड में, जैसे कह रहा हो, आओ, जो करना है कर लो। जबकि अंदर से उसे भी पता होता है कि वो काफी ज्यादा आउटनंबर्ड है। वो सोचने लगता है कि कोई ऐसा मौका निकालना होगा जिससे या तो सारे रैबिट्स को मिटा दे या फिर खुद बचकर निकल जाए। तभी एक रैबिट मॉन्स्टर हवा में कूदता है, पूरी ताकत से ऊपर से पंच मारने के लिए, जैसे कोई डूम वाली उड़ती हुई पैनकेक हो। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी पीक हाइट पर पहुंच पाए, दूर से डोरो एक साफ मैजिक बीम दागता है और उस मॉन्स्टर को सीधा वेपराइज कर देता है, जैसे कोई वाकामोल खेल रहा हो। ये देखकर जिसोक पूरी तरह से हैरान रह जाता है और मानता है कि डोरो में तो असल में फाइटिंग स्किल्स काफी तेज हैं। डोरो सिर्फ एक स्मर्क देता है और एकदम माइक ड्रॉप मोमेंट में कहता है, मैं तो अभी तक अपना असली दम ही नहीं दिखा रहा था। जब जिस्योक कहता है कि उसने तो सोचा था डोरो भाग जाएगा, तब डोरो एकदम ब्रो वाइब्स में कहता है, ये फाइट तो मेरी तरफ से थैंक यू है, उस खूबसूरत पल के लिए जो तुमने मुझे दिखाया था। डोरो आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो रैबिट आर्मी के बीच आता है, उसे एहसास होता है कि वो अभी भी अपनी चार्जिंग फेज में है, यानी उसकी मैजिक उतनी स्ट्रोंग नहीं होगी। जिसे एक अपना शाइनी पावर मून सूट एक्टिवेट करता है, एकदम स्पेस सुपर हीरो की तरह आता है, डोरो को पकड़ता है और सीधे आसमान में रॉकेट कर जाता है। वो चिल्लाता है, पैनिक मत करो, हम जिंदा वापस लौटेंगे। हवा में उड़ते हुए जिस्योक अपने सूट का फ्लैप सिस्टम खोलता है और उसके अंदर से एक पूरा वेपन बफे बाहर आ जाता है, लेजर, रॉकेट और ना जाने क्या क्या। सारे बनी मॉन्स्टर्स पर जैसे फायरवर्क्स की बारिश होने लगती है। कुछ देर बाद जब सफाई हो जाती है और मून का सामान इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसोक और डोरो चांद की डस्टी जमीन पर बैठकर जूस बॉक्सेस पीते हैं, जैसे किसी अपोकलिप्टिक बनी वॉर से जीत कर आए हों। तभी डोरो कैजुअली पूछता है, तूने मून पर अपना नाम क्यों लिखा? जिस्योक बड़े आराम से जवाब देता है, क्योंकि अब ये ऑफिशियली मेरी जगह है, सबको पता चलना चाहिए। ये सुनकर डोरो थक के एक लंबी सांस लेता है और सोचता है, ये बंदा सबसे बड़ा ग्राइंडर है जो मैंने कभी देखा है। फिर वो पूछता है, तू ये इतना वियर्ड गेम क्यों खेल रहा है? जिस्योक बस आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मजा आता है। लेकिन ये चिल वाइब्स ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक दोनों देखते हैं कि उनका अनदर वर्ल्ड किसी भारी एनर्जी ब्लास्ट से बर्बाद हो रहा है। जिसॉक तुरंत अपने सूट को एक्टिवेट करता है और डोरो से कहता है, तू यहीं रह, मैं जाकर देखता हूं क्या हो रहा है। डोरो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिसॉक पहले ही मिसाइल की तरह लॉन्च हो चुका होता है। जैसे ही वो अनदर वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर में घुसता है, वो कसम खाता है कि जिसने भी उसकी बनाई हुई दुनिया को तबाह किया है, उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो जोरदार तरीके से लैंड करता है, चारों तरफ तबाही देखता है और ग्रांटरिस को पुकारता है। घबराहट में वो मलबे में दौड़ता है, उसे ढूंढता है और फिर वो उसे मिल जाता है। लेकिन ग्रांटरिस जमीन पर बेहोश या शायद लाइफलेस पड़ा होता है। पूरी हवा एकदम शांत हो जाती है। तभी एक आवाज इस सन्नाटे को तोड़ती है। एक आदमी और एक ग्रेमलिन जैसे क्रीचर जिसेओक को देखते हैं। वो छोटा क्रीचर, जिसका नाम उरुस है, चिल्लाता है। उसके बगल में खड़ा लड़का पूरी कॉकी वाइब्स के साथ जिसियोक की तरफ इशारा करता है और उसकी खिल्ली उड़ाता है कि वो तो हथियार के नाम पर सिर्फ फावड़ा लेकर घूम रहा है। लेकिन उरुस तुरंत अपनी ही बॉस की रोस्टिंग करता है। तू खुद लकड़ी की छड़ी लेकर लड़ रहा है, तो मजाक उड़ाना बंद कर। वो आदमी, जिसका नाम पीस है, जो कि क्रोनो लाइफ का स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर माना जाता है और जिसका वेपन लेवल 99 से ऊपर है, बस स्मर्क करता है और जिस्योक को ऐसे देखता है जैसे कोई अजीब कीड़ा देख लिया हो। वो कैजुअली पूछता है, भाई तू है कौन? लेकिन जिस्योक गुस्से से भरे हुए आंखों से उसे घूरता है और वही सवाल वापस फेंकता है, तू कौन है? पीस एकदम चिल रहता है, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है, अगर तुझे कोई दिक्कत है तो आजा, यहीं निपटा लेते हैं। जिस्योक जैसे ही उरुस और पीस के सामने आमने सामने खड़ा होता है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। उसे समझ आ जाता है कि यही पीस वो जोकर है जिसने ग्रांटोरिस को खत्म किया और उस टावर को बर्बाद कर दिया, जिसे जिस्योक ने चांद तक पहुंचने के लिए खून पसीना बहाकर बनाया था। जिस्योक उसे एक मौत भरी नजर से देखता है और उसे सीधा कह देता है, नंगा पागल जिसे सिर्फ अंडरवियर पहनना आता है। ये सुनते ही यूरुस हंसी से लोटपोट हो जाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, तेरी तो बहुत जबरदस्त रोस्टिंग हो गई पीस। लेकिन पीस पर इसका कोई असर नहीं होता। न वो गुस्से में आता है, न ही डरता है। वो बस एक ठंडी सी मुस्कान देता है और एनिमे वाले कैरेक्टर्स की तरह कहता है, अभी तो बहुत आगे जाना है। इससे पहले कि कोई कुछ और कहे, पीस अचानक फुल स्पीड में जिस्योक की तरफ दौड़ पड़ता है।
इतनी तेजी से कि जिस्योक को पलकें झपकाने तक का टाइम नहीं मिलता। वो बस शॉक में उसकी तरफ देखता रह जाता है। लेकिन आखिरी सेकंड में जिस्योक खुद को संभालता है, अपना सूट एक्टिवेट करता है और हवा में ऊपर उड़ जाता है, बाल बाल बचते हुए। हवा में हॉवरिंग करते हुए वो पीस को देखता है और मानता है कि उसकी स्पीड वाकई में काफी तगड़ी है। लेकिन उसे ये भी महसूस होता है कि उसका बायां पैर थोड़ा डगमगा रहा है। वो जरा सा लेट था और एक हल्की चोट खा गया। पीस ऊपर देखकर उसकी तारीफ करता है, कहता है, तूने अटैक डॉज करके थोड़ा इंप्रेस किया है। जिसे टाइम वेस्ट नहीं करता, वो अपने सूट के फ्लैप खोलता है और एक बड़ी काउंटर अटैक के लिए चार्ज करने लगता है। लेकिन पीस भी कोई प्रैक्टिस डमी नहीं है। वो भी एनर्जी इकट्ठी करने लगता है, जैसे पहले हमला करने की तैयारी कर रहा हो। अचानक पीस ऊपर की तरफ जूम करता है और एक स्नीक अटैक मारता है। जिस्योक को पता होता है कि काउंटर करने का टाइम नहीं है, तो वो फिर से डॉज करता है, इस बार और स्टाइल में। वो तुरंत अपनी अल्टीमेट मूव एक्टिवेट करता है, किंग्स कासल, और उसके सामने प्रकट होता है एक बड़ा मेटल ट्रांसफॉर्मर जैसा फाइटर, वही जिसने पहले ग्रांटोरिस को मिटा दिया था। जमीन कांपने लगती है जैसे कोई टूटी हुई वॉशिंग मशीन चल रही हो। यूरुस और पीस वहीं फ्रीज हो जाते हैं, पूरी तरह शॉक में। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जिस्योक उन पर कासल रश चाल चलता है, सोचते हुए कि ये परफेक्ट टाइम है पीस को सरप्राइज करके हराने का। चांद पर बैठा डोरो ये सब फायरवर्क्स देख रहा होता है और डर जाता है, भाई ये अनदर वर्ल्ड में हो क्या रहा है। वापस बैटलफील्ड पर पीस पूरी चिल वाइब्स में कासल रश को रोक लेता है, सिर्फ अपनी लकड़ी की तलवार से, जैसे कोई सस्ता एनिमे विलन हो लेकिन गॉड टियर पावर वाला। जिस्योक का मुंह खुला का खुला रह जाता है, इसने इतनी बड़ी मूव को एक छड़ी से रोक लिया। पीस फिर से ऊपर उड़ता है और चिल्लाता है, अब मेरी बारी। और आसमान से एक भयंकर मूव डाउनवर्ड स्ट्राइक लेकर नीचे कासल की तरफ आता है। जिस्योक तुरंत दिमाग लगाता है, एक साथ लाखों ब्लॉक्स समन कर देता है। ये ब्लॉक्स इंपैक्ट अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। पीस भी उसकी तारीफ करता है, तू वाकई में स्ट्रांग है। जिस्योक भी उसकी तारीफ लौटाता है, तू भी टोटल बीस्ट है। जैसे ही ब्लॉक्स कर्टन की तरह हटते हैं, दोनों फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब कोई वार्म अप नहीं, ये असली फाइट है। दोनों एक साथ वार करते हैं और जैसे ही उनके हथियार टकराते हैं, धमाकेदार एक्सप्लोजन होता है, इतना बड़ा कि अनदर वर्ल्ड लिटरली दो टुकड़ों में बंट जाता है। बिल्कुल माइकल बे वाली मूवी वाइब्स। कुछ देर बाद यूरुस और पीस अनदर वर्ल्ड के एक तैरते हुए टुकड़े पर खड़े होते हैं। यूरुस हैरान होकर कहता है, मास्टर ने सच में दुनिया तोड़ दी। पीस बस कंधे उचकाकर हंसता है, वैसे भी ये दुनिया कमजोर थी, मजबूत बनानी चाहिए थी। लेकिन तभी पीस को कुछ दिखता है। थोड़ी दूर एक पत्थर के ब्लॉक पर जिस्योक अब भी खड़ा होता है, जैसे कोई फाइनल बॉस जो हार मानने को तैयार ही नहीं। पीस चौंकता है, ये अब तक जिंदा कैसे है। जिस्योक कुछ नहीं कहता, बस अपने हाथ में फावड़ा उठाता है और बिना बोले पीस को अगली फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। लेकिन फिर अचानक जिस्योक पत्थर पर गिर जाता है, सीधे मुंह के बल। एकदम किसी क्रैश हुए लैपटॉप की तरह बेहोश हो जाता है। यूरुस उसे देखकर कैजुअली कहता है, ये जो फावड़ा है बड़ा स्केची लग रहा है, कहीं ये ओपी वेपन तो नहीं। पीस भी सहमत होता है और जिस्योक को सस्पिशियस नजरों से देखता है। तभी हवा में एक ग्लोविंग मैजिक अरे खुलता है और दो नए कैरेक्टर्स सामने आ जाते हैं। एक है एक मिडिल एज्ड आदमी, पूरे सीईओ वाइब्स में, चॉय देओकबे, जो क्रोनो लाइफ के बॉस हैं। उनके साथ एक रहस्यमयी लड़की खड़ी होती है। पीस उन्हें देखकर पूछता है। चॉय दियोगबे गुस्से में जवाब देता है, तू मेरा दुश्मन है और तूने मेरी पूरी दुनिया को ऐसे तोड़ दिया जैसे रेत का महल हो। वो पीस की तरफ बढ़ते हैं और पीस एकदम चिल रहते हुए कहता है, अचानक क्या लेने आ गए। उधर वो लड़की जिस्योक के पास जाती है, उसे यूजर कहकर बुलाती है और जगाने की कोशिश करती है, जैसे कोई स्लो कंप्यूटर रीबूट कर रही हो। पीस धीरे से ग्रैम्प्स से पूछता है, ये तेरी पोती है क्या? काफी क्यूट है। ग्रैम्प्स उसकी तरफ देखकर आंखें घुमा देता है। नालायक। लड़की जिसका नाम यूरिया है और जो अन्य वर्ल्ड की लीड डेवलपर है, जिसे को झकझोरती रहती है। जिस्योक धीरे धीरे होश में आने लगता है। तभी यूरिया कैजुअली एक बड़ा खुलासा कर देती है, तुझे स्ट्रांग बनाने के लिए मैं तुझे बार बार मार रही थी। जिस्योक का दिमाग एकदम हैंग हो जाता है। वो धीरे से बोलता है, तू क्या? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाए, फिर से बेहोश हो जाता है, जैसे कोई मोबाइल 1% बैटरी पर ऑफ हो जाए। यूरिया उसे देखती है, एक लंबी सांस लेती है और फिर उसके होठों पर एक नर्म किस देकर कहती है, अब आराम कर डेड यूजर, जैसे कोई पैच नोट में फाइनल गुड बाय लिखा जाता है। कुछ देर बाद डोरो जेसियोक को जगाने की कोशिश करता है। जैसे ही जेसियोक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि डोरो उसे लगातार उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा है, जैसे कोई खराब अलार्म क्लॉक जो बंद ही नहीं हो रहा। चिढ़कर जेसियोक अचानक उठ बैठता है और डोरो को एक झटके में साइड में उड़ा देता है, जैसे कोई मक्खी हो।
डोरो ड्रामेटिक तरीके से जमीन पर गिर जाता है और जेसियोक अपना माथा मलते हुए कहता है कि बहुत तेज लगा। तभी उसे वो धमाका याद आता है जिसने पूरी अनदर वर्ल्ड को चीर कर रख दिया था। लेकिन जब वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो वो देखता है कि अनदर वर्ल्ड शांति से हवा में तैर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। में वो अपना सिर खुजाता है और सोचता है कि क्या दुनिया ने खुद ही रीसेट कर लिया या फिर उसका दिमाग कुछ गड़बड़ कर रहा है। तभी डोरो उस पर कूदकर जोरदार हक करता है और कहता है कि उसे डर था कि उसका मास्टर शायद मर गया हो। जेसियोक थोड़ा भावुक होता है और डोरो को धन्यवाद देता है, ये समझते हुए कि शायद डोरो को उसकी परवाह है। लेकिन डोरो एक अजीब सा मुंह बनाकर कहता है कि वो जेसियोक के लिए नहीं बल्कि इस बात से डर गया था कि अगर वो मर जाता तो डोरो को अकेले चांद की जेल में हमेशा के लिए फंसना पड़ता। क्लासिक डोरो मूव। जेसियोक इधर उधर देखता है और अंदाजा लगाता है कि अगर डोरो उसके साथ है तो वो चांद की सतह पर होंगे। डोरो गर्व से सिर हिलाता है जैसे उसने कोई बड़ा रहस्य सुलझा लिया हो। फिर वो पूछता है कि जेसियोक कैसा महसूस कर रहा है और जेसियोक सिर हिलाकर कहता है कि वो ठीक है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि पीस ने उसे बुरी तरह हराया था। फिर भी वो खुद को ठीक महसूस कर रहा है। वो डोरो की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब सच्चाई बताओ, जब वो बेहोश था तब क्या हुआ। डोरो सिर हिलाता है और एक्सप्लेन मोड में चला जाता है। वो बताता है कि उसने चांद से देखा कि अनदर वर्ल्ड एक पटाखों वाले शो की तरह फट गया और जैसे ही वो घबराने वाला था उसने एक लड़की की आवाज सुनी जो कह रही थी कि उसे शांत रहना चाहिए। वो थी यूरिया। डोरो कहता है कि उसने उसे एक रोम कॉम की तरह प्रिंसेस स्टाइल में जेसियोक को उठाकर चलते हुए देखा। जब वो उसके पास आई तो डोरो को सुकून मिला कि कम से कम जेसियोक मरा नहीं है। यूरिया ने जेसियोक को आराम से नीचे रखा और कहा कि वो बस बेहोश है, अब खतरे में नहीं। उसने एक स्पेशल हीलिंग स्पेल डाली, वो फैंसी टाइप वाली, जिसने उसे उस पीटाई से बचा लिया। जब डोरो थोड़ा पास आया उसने यूरिया से सीधा पूछ लिया कि क्या उसने ही अनदर वर्ल्ड को तबाह किया। उसने उसे क्रिएटर कहा और सोचा कि सब कुछ उसी का प्लान था। यूरिया ने बस मुस्कुराते हुए उसे स्मार्ट छोटा बीन्स कहा और बताया कि वो आधा सही है। उसने कहा कि हाँ, उसने अनदर वर्ल्ड बनाया है लेकिन तबाह उसने नहीं किया। डोरो ने कंफ्यूज होकर पूछा कि फिर किया किसने, और यूरिया ने सीधे सपाट जवाब दिया, पीस ने। उसके पास एक पागलपन वाली 99 की रेनफोर्स्ड लकड़ी की तलवार है जिसने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। उसने बताया कि पीस, जो पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर बंदा है, क्रोनो लाइफ के मेन सर्वर से घुस आया। अनदर वर्ल्ड को नए यूजर्स के लिए एक बैरियर से प्रोटेक्ट किया गया था, जैसे कोई डिजिटल बबल रैप, लेकिन पीस ने उसे भी अपने ओपी हथियार से तोड़ डाला। यूरिया ने कहा कि पीस अब वापस अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में लौट चुका है, लेकिन वो फिर आएगा और अगली बार अनदर वर्ल्ड बड़ी मुसीबत में होगी। फिर यूरिया ने अपने हाथ ऊपर उठाए जैसे कोई मैजिक मिक्सटेप छोड़ने जा रही हो और रिकवर मंत्र बोला। तुरंत ही अनदर वर्ल्ड हिलने लगा जैसे उसमें जान आ गई हो और कुछ ही पलों में वो फिर से वैसा ही बन गया जैसा पहले था, जैसे पीस कभी आया ही ना हो। जब डोरो जेसियोक के पास बैठा था उसने देखा कि दुनिया अब फिर से नॉर्मल हो गई है। वो यूरिया से कुछ कहने के लिए मुड़ता है लेकिन वो तब तक निंजा की तरह गायब हो चुकी होती है। कहानी खत्म होने के बाद डोरो देखता है कि जेसियोक चुपचाप चांद की सतह पर बैठा है, फीलिंग्स में डूबा हुआ। जेसियोक महसूस करता है कि पीस ने उसे बुरी तरह हरा दिया और अब वो खुद से नाराज और डिसअपॉइंटेड है। उसे लग रहा था कि वो अनदर वर्ल्ड का राजा बनकर अजेय हो गया है, खासकर ग्रांट्रेस को हराने के बाद। लेकिन अब उसे लग रहा है कि वो बस घमंड कर रहा था। गुस्से में आकर जेसियोक अपनी फावड़ा को चांद की जमीन पर पटकने लगता है जैसे कोई बच्चा गुस्से में वीडियो गेम हारने के बाद करता है। वो बड़बड़ाता है कि वो पीस से हार गया और कुछ भी बचा नहीं पाया। डोरो उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है और कहता है कि पीस जैसे यूनिवर्स के टॉप टियर बॉस के सामने जिंदा रहना ही बड़ी बात है। लेकिन जेस्योक कहता है कि वो तो बस इसलिए जिंदा है क्योंकि उसकी फावड़ा ने पीस का अटैक ब्लॉक कर दिया। तभी उसके दिमाग में एक लाइट बल्ब ऑन होता है। अगर उसकी सीधी सादी फावड़ा पीस के सबसे ताकतवर अटैक को रोक सकती है तो शायद वो कोई आम गार्डन टूल नहीं है। वो उसे एक्सकैलिबर की तरह देखता है और डोरो से पूछता है कि क्या उसे पता है ये किसने बनाई। डोरो कंधे उचकाता है और कहता है कि वो कोई माइनरल एक्सपर्ट नहीं है तो उसे नहीं पता। लेकिन फिर वो कहता है कि उसे कुछ लोग जरूर पता हैं जो जान सकते हैं, ड्वार्फ्स, जो नेल्वेन माइन में रहते हैं और क्राफ्टिंग के मास्टर हैं। जब जेसियोक पूछता है कि क्या ये ड्वार्फ्स अच्छे हैं तो डोरो तुरंत हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि ये लोग रियल डील हैं। ये लोग खुदाई, क्राफ्टिंग, ब्लिंगिंग सब कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर जेसियोक एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो डोरो को फुटबॉल की तरह उठाता है और कहता है कि अभी के अभी उन दाढ़ी वाले जीनियस लोगों से मिलने चलना है।
जब वो पूछता है कि क्या डोरो को पता भी है कि नेल्वेन माइन है कहाँ, तो डोरो थोड़ी देर चुप रहता है और फिर मानता है कि नहीं पता, लेकिन जेसियोक पूरा कूल रहता है और कहता है कि कोई बात नहीं, वो आसमान से ढूंढ लेंगे। डोरो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन जेसियोक पूरी तरह तैयार है। बिना कोई देर किए वो अपना भरोसेमंद मेटल ट्रांसफॉर्मर सामने समन करता है और उसे ऑन करता है। जैसे ही मशीन पावर अप होती है, जेसियोक डिक्लेयर करता है कि अब वो यूरिया, जिसने उसकी मदद की, और पीस, जिसने सब कुछ बर्बाद किया, दोनों से अपना हिसाब चुकता करेगा। इस बीच एक दुनिया में जिसका नाम है डार्क हाईलैंड, कुछ सोल्जर्स एक स्केलेटन्स की आर्मी से लड़ने में बिजी हैं। उनमें से एक, योहिम, नोटिस करता है कि दुश्मनों की तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन एक लड़की पीच शील्ड उन्हें इधर उधर उड़ा रही है और कहती है कि नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंकाल तो बहुत ही वीक हैं। योहिम उससे बहस नहीं करता, बस हंसते हुए कहता है कि बात कंकालों की कमजोरी की नहीं है, बल्कि पीच शील्ड ही उनके लिए बहुत ज्यादा ओवरपावर है। पास ही दो और सोल्जर्स, फॉक्स्टर और ग्रेस, लगातार लड़ रहे हैं। ग्रेस हर तरफ मॉन्स्टर्स को कुचल रही है, लेकिन बोर होकर कहती है कि इसमें कोई मजा नहीं है। योहिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि दुश्मनों को गेम ने खुद ही नर्फ किया है ताकि नए प्लेयर्स के लिए आसान हो जाए। वह तो यहां तक कहता है कि अगर मॉन्स्टर्स स्टार्टिंग से ही ज्यादा स्ट्रांग होते तो नए प्लेयर्स गेम को स्टार्ट करने से पहले ही रेज क्विट कर देते। वह मानता है कि शायद उन्होंने गेम की एक्सपेक्टेशन से जल्दी लेवल अप कर लिया है, लेकिन पीच शील्ड इस थ्योरी को नहीं मानती और गेम मैनेजमेंट को एमेचर्स कहकर उड़ा देती है। वो कहती है कि असल में वे लोग ही बहुत क्रैक्ड हैं और कंकाल उनकी स्पीड से मैच नहीं कर पा रहे। फॉक्स्टर, जिसे अब भी मजा आ रहा है, कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी ग्रेस को आसमान में कुछ सस्पिशियस लगता है और वो योहिम को बुलाती है। जब वो पूछता है क्या हुआ, तो वो आसमान की तरफ इशारा करके पूछती है वो उड़ता हुआ क्या है। योहिम अपनी आंखें सिकोड़ कर देखता है और कहता है कि कुछ उड़ रहा है, लेकिन इतनी दूर है कि सही से समझ नहीं आ रहा। ग्रेस गैस करती है कि शायद ये कोई नया मॉन्स्टर ड्रॉप है। योहिम थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि अगर वो मॉन्स्टर है तो उसकी किस्मत बहुत खराब है जो उनके सामने गिरने वाला है। सभी तैयार हो जाते हैं उसे गिराने के लिए, लेकिन जो उड़ रहा होता है वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि ग्रैंचुरिस का चेहरा होता है, जो हेलीकॉप्टर के पंखों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीसियोक और डोरो ने उसे एक और दुनिया पैच के बाद समहाउ अपनी टीम में शामिल कर लिया था। नीचे उड़ते हुए जीसियोक नीचे देखता है और पूछता है क्या ये लोग ड्वार्व्स हैं? डोरो सिर हिलाता है। नहीं, ये तो स्केलेटन टेरिटरी है। जैसे जैसे वो पास आते हैं, डोरो योहिम की टीम को देखता है और गेस करता है कि ये यूजर्स हैं। डोरो कहता है कि शायद ये स्केलेटन आर्मी से जूझ रहे हैं। तभी एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट हेलीकॉप्टर की तरफ आता है और सीधा ग्रैंचुरिस के चेहरे पर हिट करता है। अंदर जीसियोक और डोरो शॉक में होते हैं। ये नए यूजर्स अचानक अटैक क्यों कर रहे हैं? नीचे योहिम और उसकी टीम पूरा दम लगा देती है, सोचते हुए कि अगर वो उड़ते मॉन्स्टर को गिरा दें तो रास्ता साफ हो जाएगा। पीच शील्ड अपना रोलिंग थंडर छोड़ती है जो ग्रैंचुरिस के सिर पर सीधा हिट करता है, लेकिन डैमेज इतना कम होता है कि हंसी छूट जाए। जीसियोक और डोरो को जल्दी समझ आ जाता है कि इनका अटैक उतना ही खतरनाक है जितना एक गीला नूडल। डोरो सोचता है कि शायद ये लोग अभी बिल्कुल बिगिनर्स हैं। टीम अटैक करती रहती है, लेकिन जीसियोक इरिटेट हो जाता है। पीस जैसे यूनिवर्स के फाइनल बॉस से लड़ने के बाद ये लड़ाई उसे आलू फेंकने जैसा लग रहा है। डोरो पूछता है क्या हमें इन्हें जाने देना चाहिए, लेकिन जीसियोक शरारती हंसी के साथ मना कर देता है। हम पर पहले अटैक किया गया, अब बारी हमारी है। वो ग्रैंचुरिस को बोलता है चार्ज करो और इनको उड़ा दो। ग्रैंचुरिस एक वफादार कैनन की तरह तुरंत मान जाता है और मुंह खोलकर एनर्जी चार्ज करने लगता है। जैसे ही ग्रैंचुरिस एनर्जी कलेक्ट करता है, योहिम की टीम कंफ्यूज हो जाती है, कुछ समझ ही नहीं पाते कि ये क्या होने वाला है, और तभी शुरू होता है मेका मेचा बीम। योहिम किसी तरह डॉज कर लेता है, लेकिन उसका लक्ष्य ज्यादा देर नहीं टिकता। जीसियोक उसे देखता है और ग्रैंचुरिस को कहता है जब तक बीम हिट ना करे तब तक फायर करते रहो। कई डॉज करने के बाद, जैसे वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में हो, आखिरकार योहिम बीम की चपेट में आ जाता है और बाकी सबकी तरह वो भी उड़ जाता है। कुछ देर बाद ग्रैंचुरिस जमीन पर लैंड करता है और जीसियोक और डोरो बाहर निकलते हैं। बैटलफील्ड पर टहलते हुए डोरो पूछता है क्या तुम सच में इन स्केलेटन्स को रिवाइव करके उन्हें क्राफ्टिंग मटेरियल में यूज करने वाले हो? जीसियोक अब फुल बॉस मोड में होता है, मुस्कुराता है, पास के एक स्केलेटन को अपनी फावड़ा से टैप करता है और स्क्रीन पर आता है आपको 2 स्केलेटन बोन्स मिले हैं। फिर एक और अलर्ट आता है स्पेशल स्किल अनलॉक बोन मेकर, जो एक्टिवेट होता है एवेंज द स्केलेटन्स अचीवमेंट से। इस स्किल की मदद से वो बोन्स को मिक्स करके पावरफुल स्केलेटन्स बना सकता है। जीसियोक थोड़ा शॉक में होता है, सोचता है ये सच है? डोरो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है, कहता है टेस्ट करते हैं, कंकाल तो भरे पड़े हैं। थोड़ी देर बाद जीसियोक बहुत सारे स्केलेटन क्रीचर्स बना लेता है, लेकिन 100 डरावने स्केलेटन्स बनाने के बाद वो एक छोटा क्यूट सा स्केलेटन बनाता है और उसका नाम रखता है बायोंगा जी। डोरो उसे ऐसे घूरता है जैसे कोई हॉरर फिल्म देख रहा हो।
ये तो बहुत क्रिंज है। फिर थोड़ी चिढ़कर कहता है, क्यूट नाम रखने में टाइम वेस्ट मत कर, फोकस कर। लेकिन जीसियोक हंसते हुए कहता है, अरे थोड़ा मजा भी जरूरी है। तभी नया अलर्ट आता है, आपने 100 अनोखे स्केलेटन बनाए हैं, अ रेयर ग्रेड 1 इज रेडी। वो एक्सेप्ट पर क्लिक करता है और एक जोरदार एनर्जी वेव सामने इकट्ठा होने लगती है। जीसियोक और डोरो दोनों चौंक जाते हैं। कुछ ही सेकंड में एक जायंट स्केलेटन वॉस्प भारी भरकम पंखों के साथ सामने प्रकट होता है। उसकी आवाज बहुत ही रॉयल होती है, आई एम द हम्बल वन। टर्न्स आउट ये कोई और नहीं बल्कि लिच किंग होता है, एक लेजेंडरी अनडेड ओवरलॉर्ड जिसका डेंजर लेवल है एसएसएस। वो घुटनों पर बैठकर जीसियोक से कहता है, मुझे एक नाम दो। जीसियोक अभी भी सोच ही रहा होता है कि डोरो उसे टोकता है, इस पर भरोसा मत कर, ये सबसे चालाक और धोखेबाज मॉन्स्टर है, ये कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन जीसियोक उसे इग्नोर करता है। मैंने सोच लिया है, इसका नाम होगा पिजोदुक। डोरो को ऐसा लगता है जैसे वो बेहोश हो जाएगा। ये नाम रखने का सबसे गलत टाइम है, लेकिन लिच किंग आराम से नाम एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो पिजुदुक से पूछता है, क्या तुम जानते हो नेल्वेन माइन कहाँ है? डोरो फिर टोकता है, ये लिच किंग है, ये इतना रैंडम कैसे जान सकता है? लेकिन पिजुदुक बिना हिचक के सिर हिलाता है, हाँ। ये सुनते ही जीसियोक का चेहरा चमक उठता है, चलो हमें वहां लेकर चलो। पिजुदुक बिना किसी सवाल के ऑर्डर मानता है, एक लॉयल स्पूकी स्केलेटन की तरह। ये सुनते ही सब चलने लगते हैं, लेकिन कुछ ही कदमों के बाद जीसियोक अचानक रुक जाता है और पीछे मुड़कर पिजडुक की ओर देखता है। जैसे ही वह पलटता है, पिजडुक फुर्ती से अपना हथियार पीठ के पीछे छिपा लेता है, जैसे कोई शरारती जानवर कुछ चुरा रहा हो। तभी जीसियोक बड़ी ही कैजुअली एक धमाका करता है, कहता है कि डार्क हाईलैंड वर्ल्ड में उनका एक अधूरा काम बाकी है। पिजडुक उलझन में पड़ जाता है, मन ही मन डरने लगता है कि कहीं जीसियोक ने उसका छिपा हुआ हथियार देख तो नहीं लिया। लेकिन सीन में ट्विस्ट आता है, जीसियोक नाराज नहीं है, बल्कि वह सभी को एक ऑर्डर देता है कि अब सब मिलकर अपनी दिमागी ताकत और हड्डियों की मसल्स से अब तक की सबसे सेफ बेस बनाए। वह सारे कंकालों की टोली को इकट्ठा करता है और अपना प्लान सबके सामने रखता है। एक ऐसा किला बनाएंगे जो इतना मजबूत होगा कि अगर उल्का पिंड भी गिरे तो टकराकर लौट जाए। वो कहता है कि हर तरह के हथियार इसमें माउंट किए जाए, तीर, तोपें या फिर गुस्से वाले मुर्गे तक, ताकि कोई भी नौसिखिया पास तक ना आ पाए। फिर सब काम में लग जाते हैं और जैसे कोई माइनक्राफ्ट का क्रिएटिव मोड ऑन हो गया हो, वो टॉवर रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में जीसियोक, डोरो और पिजडुक मिलकर अपने डार्क टावर का रिबन काटते हैं, जैसे कोई रियल एस्टेट टाइकून हो। इस छोटी सी सेलिब्रेशन के बाद जीसियोक डोरो को बुलाकर कहता है कि अब सेफ्टी टेस्ट का वक्त आ गया है। डोरो थके हुए दादाजी जैसी आवाज में कराहता है और पूछता है कि क्या यह जरूरी है, लेकिन उसे पता है कि मना करने से कोई फायदा नहीं। वह एक इंसान की मूर्ति को अपनी पीठ पर बांधता है और टॉवर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह पास पहुंचता है, जीसियोक चिल्लाता है कि एक घुसपैठिया दिखा है, और बूम, हर कोई फायरिंग शुरू कर देता है। डोरो किसी तरह गोलियों से बच निकलता है, लेकिन बेचारा स्टैच्यू पूरी तरह उड़ जाता है। जीसियोक एक गर्वित पापा की तरह मुस्कुराता है और कहता है कि उनका डिफेंस सिस्टम अब बॉस मोड में चल रहा है। वो एक नियम भी लागू करता है, अगर कोई भयानक दुश्मन दिखे तो कंकाल लोग तुरंत लेजर सिग्नल फायर करें, जान बचाकर भागें और उसके आने का इंतजार करें। सब हामी भरते हैं और जीसियोक प्यारे कंकाल ब्योंगाजी के पास जाकर उसका सिर थपथपाता है और कहता है, घर का ध्यान रखना। तभी पिजडुक एक बाइक स्पॉन करता है, जैसे कोई एक्शन मूवी चल रही हो। तीनों उस बाइक पर सवार हो जाते हैं, तैयार हैं डार्क हाईलैंड छोड़ने और नेलवेन माइन की ओर बढ़ने के लिए। एक पल भी गंवाए बिना पिजडुक इंजन स्टार्ट करता है और वे निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद डोरो को कुछ अजीब लगता है और वह पूछता है कि उन्होंने ग्रैंचुरिस को पीछे क्यों छोड़ दिया। जीसियोक आराम से कहता है कि ग्रैंचुरिस बहुत स्लो है और उसके साथ ये सफर किसी कछुए की रेस जैसा हो जाता। फिर पिजडुक एक गंभीर बात उठाता है। वो सोचता है कि क्या उन्होंने डार्क हाईलैंड में ज्यादा ही टाइम बर्बाद कर दिया। लेकिन जीसियोक शांत रहता है और कहता है कि सब कुछ इसके लायक था। उन्होंने मस्ती की, नए दोस्त बनाए, पिजडुक भी उनमें शामिल है, और एक टॉवर भी बना लिया। ये सुनकर पिजडुक हंसता है और कहता है कि उम्मीद है ये नई यात्रा भी उतनी ही मजेदार होगी। कई दिनों की यात्रा और टेंट्स में गुजारने के बाद आखिरकार वे लोग नेलवेन माइन पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे गुफा के अंदर दाखिल होते हैं, जीसियोक एक बच्चे जैसा उत्साहित हो जाता है, जैसे कोई कैंडी स्टोर में घुसा हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। जगह बिल्कुल वीरान और सूनी लगती है, जैसे सोमवार की सुबह। जीसियोक इधर उधर देखता है और पूछता है, वो ड्वार्फ कहाँ हैं जो यहाँ होने चाहिए थे? पिजडुक कंधे उचकाकर कहता है कि उसे नहीं पता। वह ये भी जोड़ता है कि अपनी मौत से पहले उसने सुना था कि ड्वार्फ्स ने अचानक सबको जवाब देना बंद कर दिया था। ये सुनकर जीसियोक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे लगता है कि क्या उनका सारा संघर्ष सिर्फ एक बर्बादी था। और तभी पिजडुक एक और शॉकिंग बात बोल देता है, जो भी इस माइंड में घुसा
सच्चाई पता करने के लिए वो कभी वापस नहीं आया। डोरो का चेहरा सफेद पड़ जाता है, जैसे कोई भूत देख लिया हो, और वह वहीं गुफा छोड़ने को तैयार हो जाता है। वह चिल्लाता है कि ऐसी डरावनी बातें तो पहले बता देनी चाहिए थीं, लेकिन पिजडुक फिर से वही ठंडा जवाब देता है, किसी ने पूछा ही नहीं तो मैंने बताया नहीं। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर और गहराई में जाते हैं, डोरो और ज्यादा डरने लगता है और पूछता है कि क्या अब भी आगे बढ़ना सही होगा। लेकिन जीसियोक डटा रहता है, कहता है कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। तभी दो ड्वार्फ्स जो एक चट्टान पर छिपे बैठे थे उन्हें देख लेते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। डोरो फुर्ती से रिएक्ट करता है और अपने शरीर से वार को ब्लॉक करता है, जैसे कोई असली हीरो हो। जीसियोक और पिजडुक तुरंत हमलावरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और पिजडुक तो दौड़ पड़ता है जैसे किसी को सबक सिखाना ही है। लेकिन बीच में ही जीसियोक चिल्लाता है, उन्हें मारना मत, हो सकता है ये रहस्य की चाबी हो। पिजडुक तब फुल गुस्से में जाने की बजाय दोनों ड्वार्फ्स को ऐसा थप्पड़ मारता है कि वे नीचे गिर पड़ते हैं, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले वो उन्हें सुपरहीरो की तरह पकड़ भी लेता है। जब जीसियोक देखता है कि हमलावर असल में ड्वार्फ ही हैं, तो वह चौंक जाता है। वह डोरो की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या ड्वार्फ हमेशा से ऐसे पागलपन भरे थे? डोरो सिर हिलाकर कहता है, कभी नहीं, ये तो पहले जैसे नहीं रहे। पिजडुक धीरे से दोनों ड्वार्फ्स को जमीन पर लिटा देता है। जीसियोक और डोरो उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक को होश आता है, वह जीसियोक की तरफ देखता है और कमजोर आवाज में कहता है, यहां से चले जाओ, कोई इंसान इस जगह जिंदा नहीं बचता। ये सुनकर जीसियोक पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तभी ड्वार्फ बताता है कि माइंड के सभी ड्वार्फ्स अपना दिमाग खो बैठे हैं और अब पूरी तरह जंगली बन चुके हैं। अब जो भी माइंड में घुसता है वो तबाह हो जाता है। जैसे ही वो ड्वार्फ अपनी बात खत्म करता है, पूरी टीम को कदमों की आवाज सुनाई देती है, और वो भी सैकड़ों की संख्या में। वे ऊपर देखते हैं और वहां खड़े हैं दर्जनों गुस्साए ड्वार्फ्स जो ऊपर से घूर रहे हैं। जीसीओक उठकर अपने कंधे घुमाता है, जैसे किसी बड़े बॉस से लड़ाई के लिए तैयार हो। जिसोक को पता है कि अब बिना एक तगड़ी लड़ाई के निकलना नामुमकिन है। वो पास खड़े बूढ़े ड्वार्फ की तरफ इशारा करता है और पूछता है कि वो इस पागलपन से कैसे बाहर निकला। बूढ़ा आदमी कराहते हुए कहता है कि उसे एक तेज झटका लगा था, तभी वो होश में आया। ये सुनते ही जिसोक के दिमाग में एक जंगली आइडिया आता है और वो हंसने लगता है। वो ऐलान करता है, लगता है अब हथियारों वाली थेरेपी का टाइम आ गया है। फिर बिना देर किए जिसोक ऊपर खड़े ड्वार्फ्स को चिल्लाकर लड़ाई के लिए चैलेंज देता है। एक पल भी बर्बाद किए बिना ड्वार्फ्स गुस्से से भरे आलुओं की तरह उन तीनों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वो पिजेडुक के पास पहुंचते हैं, वो अपनी मैजिक मिसाइल मूव निकालता है और भीड़ को एक एक करके उड़ा देता है, जैसे कोई टारगेट प्रैक्टिस कर रहा हो। डोरो भी पीछे नहीं रहता। वो अपनी बाइट मूव का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड्स में कई ड्वार्फ्स को चबा जाता है, जैसे बुफे में बैठा हो। इस बीच जीसॉक भी गेम में कूद पड़ता है, अपना मेटल ट्रांसफॉर्मर समन करता है और रोबोटिक पंचों की बारिश कर देता है, जिससे ड्वार्फ्स चारों तरफ उड़ते हैं। वो अपने दोनों साथियों को अच्छे से लड़ते देखता है और उन्हें उनकी स्टाइलिश फाइटिंग के लिए एक तगड़ा कॉम्प्लीमेंट देता है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है, एक छोटा सा ड्वार्फ चुपके से उसकी पीठ पर वार करने की कोशिश करता है। सौभाग्य से जी सॉक के रिफ्लेक्सेस एक्टिव हो जाते हैं और वो घूमकर उसे पंच करने ही वाला होता है, लेकिन तभी पिजेडुक हीरो की तरह एंट्री मारता है, उस ड्वार्फ को हराता है और मजे से हंसता है, जैसे उसने कोई शरारती प्रैंक जीत लिया हो। जी सॉक थोड़ा चिढ़ता है और कहता है कि वो खुद भी इसे हैंडल कर सकता था। पिजेडुक हंसते हुए मजाक उड़ाता है, अरे हाँ बॉस, बिल्कुल तुम ही कर लेते। जब तीनों ड्वार्फ्स को धड़ाधड़ गिरा रहे होते हैं, तभी पहले से होश में आया बूढ़ा ड्वार्फ उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करता है। शुरुआत में वो उसे ड्रामेटिक समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर वो असली खतरे की बात करता है। अगर उन्होंने इतनी ज्यादा आवाज और तबाही मचाई तो मॉन्स्टर जाग जाएगा। इस बात को ठीक से समझ पाते उससे पहले ही खान की दीवार जोर से फटती है, जैसे किसी घटिया मूवी का सीन हो, और वहां से एक भयानक जानवर बाहर आता है। तीनों जम जाते हैं जब वो डरावना क्रिएचर उनके सामने आता है। जीसॉक कंफ्यूज होकर पूछता है, ये क्या श्रापित स्पेगेटी है भाई? लेकिन जवाब देने की बजाय डोरो भी उल्टा वही सवाल उससे पूछ लेता है। तभी जीसॉक को समझ आता है कि डोरो को भी कुछ नहीं पता। अब तो पैनिक मोड ऑन हो जाता है। ये जानवर कोई मामूली बीस्ट नहीं है, ये है जॉम्बी ड्रैगन, एक ट्रिपल एस क्लास बॉस मॉन्स्टर, जिसे किसी काली शक्ति ने फिर से जिंदा कर दिया है। इसके पास न दिमाग है, न दया, और माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तीन आंखों वाला अनडेड ड्रैगन पूरी तरह बदले की आग में जल रहा है। जैसे ही ये तीनों को देखता है, ये पूरे बॉस मोड में अटैक करता है। जी सॉक किसी तरह डॉज करता है और पीछे हटता है, लेकिन जॉम्बी ड्रैगन उसका पीछा करता रहता है, जैसे कोई एक्स गर्लफ्रेंड रिवेंज पर निकली हो। डोरो खुद को लकी समझता है कि वो इस झमेले से दूर है, क्योंकि ये ओवरसाइज्ड छिपकली बस जीसोक पर ध्यान दे रही है।
जीसोक समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर बस उसी को टारगेट कर रहा है, जिससे वो झल्लाकर अपनी शवल निकालता है और ग्रैंटुरिस को समन करने की कोशिश करता है। डोरो सब छोड़कर चीयर करता है जैसे कोई सुपर हीरो मूवी चल रही हो, पूरी उम्मीद के साथ कि ग्रैंटुरिस इस फ्लाइंग ज़ॉम्बी को धो देगा। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि अभी सिर्फ ग्रैंटुरिस का सिर ही मौजूद है। जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है, ज़ॉम्बी ड्रैगन हवा में उछलता है और उसके विंग्स फाड़ देता है जैसे गुब्बारे फोड़ रहा हो। अब ग्रैंटुरिस खतरे में है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं जैसे बिना सिर की मुर्गियां। डोरो वहीं फ्रीज हो जाता है और चिल्लाता है कि वो मूव नहीं कर पा रहा। वो जी सोक से गिड़गिड़ा कर कहता है कि उसे कोई बॉडी दे दो। जी सोक दौड़ते हुए चिल्लाता है कि उसे बनाना आता ही नहीं, लेकिन तभी उसे याद आता है अपनी एक लीजेंडरी मूव, बोन मेकर। अचानक आत्मविश्वास से भरकर वो चिल्लाता है, पक बो ह्वांग ह्वांग, जैसे कोई बजट जादूगर हो। एकदम सही टाइमिंग में मोटी हड्डियां ग्रैंट्रिस के चारों तरफ लिपट जाती हैं और उसे एक जबरदस्त न्यू फॉर्म दे देती है, स्कल ग्रैंट्रिस। उसका डेंजर लेवल अब गोट है। ज़ॉम्बी ड्रैगन को खतरा महसूस होता है और वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन स्कल ग्रैंट्रिस कोई खेल नहीं है। वो चार्ज करता है और ड्रैगन के सिर पर सीधा वार करता है। हिट तो सॉलिड है, लेकिन मॉन्स्टर किसी तरह होश में रहता है और भागने की कोशिश करता है। जीसॉक ये बॉस फाइट लंबी नहीं खींचना चाहता। वो चिल्लाता है, फिनिश हिम, और ग्रैंटरिस बिना रुके अपना माउथ खोलता है और फायर करता है। स्कल मेकापो। एक चमकदार बीम सीधा ज़ॉम्बी ड्रैगन के सीने पर लगती है। बिना किसी बचाव के वो बीम सीधे उसे स्वर्ग भेज देती है। गेम ओवर। काफी दूर एक पहाड़ी पर दो रहस्यमयी लोग खड़े हैं। एक लड़की है, रिम, जो असिस्टेंट है एक शार्प दिखने वाले आदमी की, जिसका नाम है हार्ट हीटर, एक डेंजरस लोन शार्क। रिम पूछती है कि अब क्या करना है, अब जब जीसोक और उसकी टीम ने जॉम्बी ड्रैगन को हरा दिया है। हार्ट हीटर हल्की मुस्कान देता है और ठंडे अंदाज में कहता है, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म। फिर आराम से कहता है, अब जाकर इडियट से कॉन्टैक्ट करो। जैसे ही ज़ॉम्बी ड्रैगन हारता है, सारे डॉर्फ्स धीरे धीरे होश में लौटने लगते हैं। कुछ ही देर में वो सब उस मॉन्स्टर की आंख के पास इकट्ठा हो जाते हैं। उसे ऐसे टटोलते हैं जैसे कोई नई चीज देख रहे हो। सब बड़बड़ा रहे होते हैं कि कितना शर्मनाक है एक ऐसे मॉन्स्टर के हाथों माइंड कंट्रोल होना, जो असल में इतना भी ताकतवर नहीं था। तभी जिसे और कैजुअली डोरो से पूछता है कि क्या उसने उस ड्रैगन के शरीर से कुछ काम की इन्फो निकाली। लेकिन डोरो सिर हिलाते हुए कहता है कि उसने इस तरह के मॉन्स्टर का नाम तक नहीं सुना, जो थोड़ा शक पैदा करता है क्योंकि वो तो आमतौर पर हर बीस्ट के बारे में जानता है। उसी वक्त खान का कीपर ड्वार्फ किम लंगड़ाता हुआ आता है और कुछ सच्चाइयों से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि एक दिन अचानक से ज़ॉम्बी ड्रैगन इस जगह पर आ धमका और सबके दिमाग और शरीर को पपेट की तरह कंट्रोल करने लगा। फिर वो जिसेओ की तरफ देखता है और पूछता है क्या वही है जिसने उन्हें बचाया। जब जिसेओ हाँ कहता है, किम अपना सही से इंट्रोडक्शन देता है, वो खान का मुखिया है। दोनों आपस में हैंडशेक करते हैं और जिसे खुद को किंग जिसे के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद जिसेओक एक जरूरी बात पूछने के लिए अपनी ट्रस्टी शवल दिखाता है और किम से पूछता है कि क्या उसे पता है इसे किसने बनाया। किम शवल को ध्यान से देखता है, उसकी डिटेल्स को महसूस करता है, लेकिन आखिर में कहता है कि उसे इसका कोई आइडिया नहीं है। जिसेओक का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसका वाईफाई बंद हो गया हो। किम बिना परवाह किए आगे बढ़ जाता है, बड़बड़ाते हुए कि एक ड्वार्फ के लिए यह जानना जरूरी होता है कि उसका हथियार किस चीज से बना है। बाकी ड्वार्फ्स भी निकलने लगते हैं, लेकिन जीसॉक गुस्से में किम के पीछे दौड़ता है और अपना शवल वापस मांगता है जैसे कोई गेमर अपना सबसे रेयर लूट खो बैठा हो। कुछ ही पलों में जीसॉक अपने शवल की असली पावर दिखाता है और सबके सामने उसका ओपी मैजिक रिवील करता है। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, यहाँ तक कि स्टोन फेस्ड किम भी हैरान रह जाता है। कुछ तो उससे शवल उधार मांगने लगते हैं, लेकिन जीसॉक फ्रस्ट्रेशन में होता है क्योंकि इन पिकैक्स ऑब्सेस्ड ड्वार्व्स में से किसी को नहीं पता कि उसका शवल बना किस चीज से है। तभी पिजुडुक चुप्पी तोड़ता है और पूछता है कि अब जब नेल्विन माइन ने डिसअपॉइंट कर दिया तो उनका अगला मूव क्या है। जिजोक थोड़ी देर सोचता है और फिर सवाल को पलटकर पिजुडुक से पूछता है कि क्या अनदर वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह है जहां उन्हें काम की जानकारी मिल सके। पिजुडुक कुछ सोचता है और फिर बताता है, स्टार्टिंग प्लाजा। इस नाम को सुनते ही जिजुक का दिमाग जैसे फ्रीज कर जाता है क्योंकि उसने कभी इस जगह का नाम नहीं सुना था। पिजुडुक समझाता है कि स्टार्टिंग प्लाजा वही जगह है जहां प्लेयर्स गेम क्रोनो लाइफ में सबसे पहली बार स्पॉन होते हैं। लेकिन इससे जिसेओक का कंफ्यूजन और बढ़ जाता है क्योंकि उसे याद है कि उसने पहली बार लॉगिन करते हुए ऐसी कोई जगह नहीं देखी थी। दूसरी ओर स्टार्टिंग प्लाजा में हार्ट हीटर और रिम ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे कोई आम दिन हो। हार्ट हीटर, जो थोड़ा चिड़चिड़ा लग रहा है, पूछता है कि क्या इडियट आ गया है। रिम, जो बोरियत में घसीटती हुई चल रही होती है, कैजुअली बताती है कि अभी नहीं आया, वो कुछ गेस्ट बिजनेस निपटाने के बाद आएगा। तभी उनका ध्यान एक स्टेज की तरफ जाता है जहां योहेम और उसकी टीम एक ड्रामा जैसी स्पीच दे रहे होते हैं। वो ग्रांटरेस नाम के मॉन्स्टर का पोस्टर दिखा रहे होते हैं।
और बता रहे होते हैं कि ये बीस्ट पहले भी उन्हें हरा चुका है। भीड़ कलेक्टिव गैस्प लेती है, जैसे किसी ने उनके पसंदीदा शो का एंड स्पॉइल कर दिया हो। यूहम बताता है कि अगर इस थ्रेट को जल्दी नहीं रोका गया तो पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। भीड़ डर के मारे घबरा जाती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स भी अब मदद मांग रहे हैं। लेकिन हार्ट हीटर कूल एटीट्यूड में वहां से निकल जाता है और ताना मारता है कि आज सब कुछ ज्यादा ड्रामेटिक हो गया है। तभी उनका ध्यान भीड़ में एक लड़की पर जाता है जो फ्रंट रो में खड़ी होकर ऐसी मुस्कान दे रही होती है जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। वो टीजिंग अंदाज में पूछती है कि क्या योआहिम को यकीन है कि मॉन्स्टर वाकई में इतना ताकतवर है। इससे पहले कोई जवाब दे पाता, रॉयल पैलेस गार्ड्स पूरे अथॉरिटी के साथ वहां एंट्री लेते हैं। उनके साथ डिवाइन गिल्ड की पूरी स्क्वाड होती है और सिर्फ वही नहीं, 4 और एलीट गिल्ड्स वहां पहुंचती हैं। क्रॉसलाइन गिल्ड, होली लैंड गिल्ड, ह्वलबिंदन और सबसे टॉप जस्टिस गिल्ड। इससे आगे की कहानी में अब असली तूफान आने वाला है। जैसे ही जस्टिस गिल्ड एंट्री लेती है, माहौल पूरा एनीमे इंट्रो जैसा हो जाता है। उनकी लीडर मिस हॉक, जो वर्ल्ड गिल्ड अलायंस की ब्रांच कमांडर भी हैं, यानी 5 टॉप गिल्ड्स की सुपर टीम आगे बढ़ती हैं। उनकी आंखें ऐसे चमक रही होती हैं जैसे अभी किसी को धूल चटा देंगी। वो योआहिम और उसकी टीम से कहती हैं कि मॉन्स्टर तक का रास्ता दिखाओ, क्योंकि अब उनकी टीम पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी और इस काम को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इस बीच नेल्विन माइंड में जिसॉक सोचने लगता है कि कुछ टाइम के लिए गेम से लॉग आउट करके असली दुनिया में थोड़ा रिलैक्स किया जाए। दोरो ये सुनकर पूछता है, क्या तू सच में जाने वाला है? जिसॉक सिर हिलाकर कहता है कि उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए और जब वो वापस आएगा तब दोनों मिलकर स्टार्टिंग प्लाजा जा सकते हैं। फिर वो खान के कीपर किम की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो बाद में उन्हें गाइड कर सकता है और क्या उसे बतौर लीडर खान से बाहर जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। किम ऐसे रिएक्ट करता है जैसे एग्जाम सीजन से अभी अभी छुटकारा मिला हो। वो एक बड़ी सी मुस्कान देता है और मानता है कि ज़ॉम्बी ड्रैगन की वजह से उसने बहुत लंबे टाइम से बाहर की हवा तक नहीं खाई है। अब तो उसे बाहर जाकर ड्रिंक मारने और ड्वार्फमस जैसी पार्टी करने का क्रेज चढ़ गया है। इसी दौरान जिसॉक की नजर किम की कमर पर लटकते हुए एक बैग पर जाती है। वो पूछता है, इसमें क्या है? बिना टाइम खराब किए किम बैग से एक चमकदार डायमंडियम और का टुकड़ा निकालता है, जैसे कोई रेयर पोकेमन कार्ड हो। वो बताता है कि वो इसे प्लाजा में बेचने वाला है और कैजुअली कहता है कि जिसॉक चाहे तो उससे होने वाले सारे पैसे रख सकता है। जिसॉक थोड़ा टिल्ट होकर ऐसे देखता है जैसे कोई बिल्ली ककड़ी को देख रही हो। वो पूछता है, तू मुझे पैसे क्यों देगा? किम उसकी बात अनसुनी करते हुए हाथ मिलाता है और कहता है, तूने सब ड्वार्फ्स को उस ब्रेन वॉशिंग मॉन्स्टर से बचाया। ये मेरा थैंक यू गिफ्ट है। ये सुनकर जिसॉक की आंखें चमक उठती हैं जैसे किसी बच्चे को फ्री पिज्जा मिल गया हो। वो खुशी से गिफ्ट एक्सेप्ट करता है। लॉग आउट करने से पहले जिसॉक आखिरी बार पिजडुक की तरफ देखता है और उससे कहता है कि जब तक वो वापस आए सबका ध्यान रखना। जैसे ही वो लॉग आउट बटन दबाता है, पूरी टीम ऐसे चीयर करती है जैसे कोई फेयरवेल कॉन्सर्ट हो रहा हो। सब हंसते हैं, हाथ हिलाते हैं और कहते हैं, जल्दी वापस आना। कुछ ही पलों बाद जिसॉक अपना वर्चुअल रियलिटी हेडसेट उतारता है और खुद को अपने घर के बेड पर लेटा हुआ पाता है। वो छत की तरफ देखते हुए बड़बड़ाता है, हर बार लॉग आउट के बाद रियल लाइफ कुछ ज्यादा ही रियलिटी दे देती है। तभी उसका पेट किसी जंगली जानवर की तरह गड़गड़ाता है और उसे लगता है कि अब तो फ्रिज रेड करने का टाइम है। जैसे ही वो खाना निकालकर खाने बैठता है, उसकी नजर फोन पर चल रही न्यूज पर जाती है। न्यूज एंकर फुल ड्रामा मोड में बता रही होती है कि क्रोनोलाइफ में एक रेयर मटेरियल डायमेनियम ओर ने तहलका मचा दिया है। जैसे ही स्क्रीन पर वही चमकदार पत्थर दिखता है, जिसॉक तुरंत पहचान जाता है कि यही वही टुकड़ा है जो किम ने बैग से कैजुअली निकाला था। न्यूज जारी रहती है। बताया जाता है कि डायमेनियम मार्केट में बरसों से नहीं दिखा है और अब ग्रेट मर्चेंट रायट ने इसकी कीमत 10 गुना बढ़ा दी है। जिसॉक आराम से खाना खा रहा होता है, सोचता है बस थोड़ा महंगा सा पत्थर है। लेकिन जैसे ही रिपोर्टर असली प्राइस बताता है, 1 किलो का रेट 100 मिलियन, जिसॉक की शांति टूट जाती है। खाना सब तरफ बिखर जाता है जैसे वो कोई ह्यूमन स्प्रिंकलर हो। वहीं दूसरी तरफ क्रोनोलाइफ के स्टार्टिंग प्लाजा में रिम और हार्ट हीटर उस इडियट का इंतजार कर रहे होते हैं जिसका जिक्र उन्होंने पहले किया था। सरप्राइजिंगली हार्ट हीटर थोड़ा चिल मोड में आ जाता है और रिम से कहता है, स्नैक्स लेकर आ, चाय पी और रिलैक्स कर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिम साफ घबराई हुई होती है। वो कहती है, बहुत देर हो गई है, हम स्क्वाड में हैं और अगर वो नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। हार्ट हीटर एकदम एनिमे बॉस जैसे अंदाज में चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, वो आएगा जरूर। दुनिया का नंबर 1 इडियट अपनी जान दे सकता है पर लड़ाई नहीं छोड़ता।
उसी वक्त स्टार्टिंग प्लाजा के मार्केट एरिया में कोई गेम में लॉग इन करता है। जैसे ही उसकी फिगर मटेरियलाइज होती है, सिस्टम एक फ्लैशी मैसेज दिखाता है, फर्स्ट रैंक्ड प्लेयर हैज एंटर्ड। जैसे ही उसकी फुल बॉडी लोड होती है, लेवल 10 वॉरियर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है, जैसे पूरी दुनिया उसकी हो। एक तगड़ी सी मुस्कान के साथ वो कहता है, आई एम बैक, और अब असली खेल शुरू होगा। कुछ ही पलों बाद लेवल 10 वॉरियर हार्ट हीटर और रिम से मिलने पहुंचता है। जैसे ही हार्ट हीटर उसे देखता है, वो पपी की तरह उछल पड़ता है और उसे एक हार्ट वार्मिंग से भरा वेलकम देता है। ये देखकर लेवल 10 वॉरियर एक कॉन्फिडेंस सी स्माइल देते हुए कहता है कि उसने सुना ज़ॉम्बी ड्रैगन को मार गिराया गया है। थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए वो जोड़ता है कि वो खुद उस बीस को हराना चाहता था, लेकिन हार्ट हीटर उसके ड्रामा को बीच में ही काटता है और बताता है कि जिसने उस मॉन्स्टर को मारा अब वो नेल्वेन माइन का मालिक बन चुका है। रिम शांति से उनके इस ओवर कॉन्फिडेंट गेस्ट के लिए चाय डाल रही होती है। तभी लेवल 10 वॉरियर बिना टाइम लगाए कप उठा लेता है, जैसे सालों से प्यासा हो। वो बोल्ड अंदाज में पूछता है कि क्या वो लोग उस बंदे को गिराने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर एक हीरो जैसी चुस्की लेता है और अगले ही सेकंड स्प्रिंकलर की तरह चाय उगल देता है, चिल्लाते हुए कि ये तो लावा जैसा गर्म है। वो ऐसे जमीन पर गिरता है जैसे किसी ने उसे फायरबॉल से उड़ा दिया हो। हार्ट हीटर तो बिना पलक झपकाए एक फोटो उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है, जा इसे ढूंढ, जिसने ज़ॉम्बी ड्रैगन को धो डाला और अब नेल्वेन माइन और डार्क हाइलैंड दोनों पर कब्जा कर लिया है। लेवल 10 वॉरियर उस फोटो को गौर से देखता है और समझ जाता है कि उसे अब उसी बंदे को ढूंढना होगा। इसी बीच क्रोनो लाइफ में जिसियोक दोबारा लॉगिन करता है और सीधा नेल्वेन माइन में रिस्पॉन होता है, जहां उसकी एंट्री सबका ध्यान खींच लेती है और बॉस जैसी आवाज में बोलता है, हम अब स्टार्टिंग प्लाजा की तरफ निकल रहे हैं। ये सुनकर किम ऑलमोस्ट रो ही पड़ता है, शिकायत करता है कि जिसियोक तो बहुत जल्दी लॉग इन कर गया, असल में वो तो अभी बस एक पावर नैप लेने वाला था। लेकिन जिसियोक उसकी बातों को इग्नोर करके सीधा किम के पास जाता है और अर्जेंसी में पूछता है, डायमंडियम सेफ है ना? किम बिना एक पल गंवाए एक सच्चे साइडकिक की तरह सिर हिलाकर हाँ करता है। फिर जिसियोक एकदम बॉम्ब फेंकता है, जो लेट हुआ वो पीछे छूट जाएगा। ये सुनकर किम और डोरो दोनों हैरान रह जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जिसियोक इतनी जल्दी में प्लाजा क्यों जाना चाहता है। साइड में खड़ा पीजुडो क्वाइटली सोचता है कि क्या उसे पीछे रहकर खान की रखवाली करनी चाहिए। वो खुद पर थोड़ा डाउट करता है, क्या मैं सही इंसान हूं इस जॉब के लिए? तभी जिसेओक एक कमांडर जैसी चाल में उसकी तरफ आता है और कहता है, तू बिल्कुल परफेक्ट है इस काम के लिए। वो समझाता है कि ये खान बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और इसके लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो स्मार्ट हो, टफ हो और जरूरत पड़े तो हाथ उठाने से भी न डरे। ये सुनकर पीजूडू का चेहरा वैसे ही चमक उठता है जैसे किसी बच्चे को बिना दूध गिराए शाबाशी मिल गई हो। वो खुश होकर कहता है, अच्छा लग रहा है जब कोई मेरी स्किल्स को पहचानता है। तभी पीजोडुक थोड़ा झुककर जेसेओक के कान में धीरे से पूछता है, क्या डायमंडियम की प्राइस बढ़ गई है? भाई ये सुनकर जेसेओक का दिमाग एक सेकंड के लिए ग्लिच कर जाता है। भाई इसको भी इन्फ्लेशन का पता है। वो थके हुए अंदाज में कबूलता है, हाँ सच है। पीजोडुक वैसे ही सिर हिलाता है जैसे सब पहले से जानता हो। मुझे तो पहले ही पता था, आखिर मैं डार्क हाइलैंड से हूं। मुझे पता है कि डायमंडियम कोई आम शाइनी रॉक नहीं है, ये तो वीआईपी लेवल रेयर है। जीसियोक सहमत होता है और समझाता है कि इसी वजह से वो चाहता है कि इस ओर को ज्यादा सेफली मूव किया जाए। जैसे ही वो कोई स्ट्रॉन्ग तरीका सोचने लगता है, उसकी नजर स्कल ग्रांटूरिस पर पड़ती है। तभी उसका दिमाग एकदम डिंग डिंग करता है। फिर सभी मिलकर मूव करने लगते हैं और ग्रांटूरिस की बड़ी स्कल पर व्हील्स अटैच कर देते हैं। जिसॉक बड़े गर्व से बताता है कि ये सुपर इजी है, क्योंकि ग्रांटूरिस का बॉडी पार्ट्स किसी लेगो मैक जैसे अटैच डिटैच हो सकते हैं। जब वो ग्रांटूरिस की स्पीड और उसकी टैंकी डिफेंस की तारीफ करता जा रहा होता है, तभी कहीं से एक एरो जूम करता है और सीधा ग्रांटूरिस की खोपड़ी पर जाकर लग जाता है। स्कल वहीं पर फ्रीज हो जाता है और जिसॉक उस पर ऐसे घूरता है जैसे किसी ने उसका वाईफाई अनप्लग कर दिया हो। ऊंचाई पर एक चट्टान के किनारे मिस हॉक पूरे वर्ल्ड गिल्ड अलायंस के साथ डटी हुई खड़ी है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो एक ठंडी मुस्कान देती है और ऐलान करती है कि जंग अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। वो अपना तीर आसमान की ओर तानती है जैसे किसी फायरवर्क्स नाइट का सिग्नल दे रही हो। जिसेअक कुछ समझ ही पाए, इससे पहले ही वो तीर छोड़ देती है, जिससे पूरे एरिया में मौजूद सभी सेनाओं को हमला शुरू करने का इशारा मिल जाता है। डिवाइन गिल्ड का ब्रांच मास्टर वो सिग्नल तुरंत पकड़ लेता है और अपने ट्रूप्स को इकट्ठा करने में लग जाता है, क्योंकि अब एएफके होने का कोई टाइम नहीं है। दूसरी तरफ क्रॉस गिल्ड की बॉस लेडी सुह्यंग भी आसमान में वो तीर देख लेती है और एकदम बैटल रेडी हो जाती है। इससे पहले कि जीसेओक और उसकी टीम कुछ समझ पाती, हर गिल्ड का हर मेंबर लॉक इन हो चुका होता है।
यहां तक कि होली लैंड गिल्ड का ओवर ड्रामेटिक मास्टर बिबिदी बाबिदी बू भी ऊपर से केओस बरसाने के लिए तैयार खड़ा है। उसके साथ है हॉलबिंडन गिल्ड का सीरियस फेस्ड मास्टर ग्योन। बिना किसी वक्त गवाए मिस हॉक क्लिफ से कूद जाती है और ट्रूप्स को चिल्लाकर आदेश देती है कि पोजीशंस बनाए रखें और वैसे ही अटैक करें जैसे बूट कैंप में सीखा था। जिसेओक ये देखकर थोड़ा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे समझ आता है कि किसी ने पार्टी में बिन बुलाए घुसपैठ कर दी और वो तो अभी ठीक से गियर भी नहीं हुआ था। वो जल्दी से ग्रैंटूरिस को कमांड देता है, बीम फायर करो। लेकिन उससे पहले ही मिस हॉक उसकी मूव को भांप जाती है और सबको चिल्लाकर कहती है, एक्टिवेट प्लान ए। बीम फायर होने ही वाली होती है कि पूरी एनिमी स्क्वाड एकदम निंजा मूव करती है और उसे डॉच कर लेती है, जिससे जीसेओक वहीं खड़ा रह जाता है। मन ही मन सोचता है, भाई सच में? मास्टर बिबिदी बाबिदी बू इस पूरे केओस को देखकर कहता है, ये मॉन्स्टर सच में खतरनाक है। लगता है योहेम जो वॉर्न कर रहा था कि ये हमारी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था। अचानक योहेम हवा में कूदता है, एक तगड़ा अटैक चार्ज करते हुए चिल्लाता है और कॉन्फिडेंटली कहता है, चाहे ये कितना भी टैंकी हो, इतने सारे गिल्ड ट्रूप्स के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसी पल जिसियक एक विंडो को एक जोरदार धाम से तोड़ता है और योहम को हवा में उड़ा देता है। पूरा क्राउड घूमकर उसकी तरफ देखने लगता है। मिसॉक और बाकी मास्टर्स उसकी तरफ देखते हैं और उन्हें आखिरकार समझ आता है कि जिसेओक कोई नॉर्मल बॉस मॉब नहीं है, वो एक असली क्रोनो लाइफ प्लेयर है। जिसेओक पूरी आर्मी को घूरते हुए सोचता है कि ये सब लालची लूट चोर हैं जो उसके डायमिनियम और को चुराने आए हैं। गुस्से में वो अपना पैर उठाता है और ग्रैंटरिस की रोबोटिक लेग एक रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और फिर जमीन पर जोर से गिरती है। एक तबाही भरा जेट किक। कुछ अनलकी गिल्ड मेंबर्स उस अटैक से सीधे रैगडॉल की तरह उड़ जाते हैं, जबकि बड़े मास्टर्स मैट्रिक्स जैसी स्टाइल में उसे डॉच कर लेते हैं। तभी एक गिल्ड मेंबर चिल्लाता है, डायमोनियम है क्या आखिर? मास्टर ग्योन एकदम कूल अंदाज में जवाब देता है, फर्क नहीं पड़ता वो क्या बकवास कर रहा है। अब जब वॉर हो चुका है तो ये ऑफिशियली गिल्ड का दुश्मन बन चुका है। मिस हॉक सहमति में सिर हिलाती है और सबको कहती है, सब रेडी हो जाओ, हमला शुरू करने का टाइम आ गया है। लेकिन तभी बैम, लेवल 10 वॉरियर अचानक हवा से प्रकट होता है और गिल्ड मेंबर्स को ऐसे काटता है जैसे टिकट काट रहा हो। फर्स्ट शॉट स्टाइल मूनलाइट स्लैश। वो जिसॉक के पास एक बॉस जैसी एंट्री मारता है और कैजुअली पूछता है, क्या तू ही है जिसने नेविन माइन पर कब्जा किया? जिसॉक एकदम चिल्ड रहता है और सिर हिलाते हुए पूछता है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन इंस्टेड ऑफ लड़ाई, लेवल 10 वॉरियर एक मुस्कान के साथ अपनी तलवार उठाता है और जिसेओक के शवल से टकराता है। मैं तेरे साथ मिलकर इन गिल्ड्स से लड़ूंगा ताकि तू सेफ निकल सके। उसी वक्त लेवल 10 वॉरियर हवा में छलांग लगाता है, जिससे सारे गिल्ड मेंबर्स चौंक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि वो चालाक अटैकर आखिर गया कहां। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो सीधा उनके बीचों बीच जमीन पर एक धमाके के साथ उतरता है और अपनी स्पेशल मूव मूनलाइट स्नो टॉर्नेडो से एक ही झटके में कई गिल्ड मेंबर्स को धूल चटा देता है। जैसे ही वो कई लोगों को चीरता हुआ निकलता है, वो हंसते हुए बाकी को घूरता है और बड़े आराम से उन्हें वर्ल्ड पैथेटिक अलायंस कहकर रोस्ट कर देता है। सैनिक भड़क जाते हैं और एक मिशन पर निकली जोकरों की टीम की तरह उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो कोई भी तलवार चला पाते इससे पहले ही लेवल 10 वॉरियर अपनी फायर पावर मैजिक का इस्तेमाल करता है और पूरे ग्रुप को बिना पसीना बहाए भून देता है। इस दौरान जिसेओक, डोरो और किम दूर से इस पूरे तमाशे को देखते हैं। जिसेओक चुपचाप उस लाल बालों वाले लड़के की तारीफ करता है और धीरे से किम से पूछता है कि क्या उसने ही इस ओवर पावर्ड बंदे को बुलाया था। किम फौरन मना करता है, उतना ही क्लूलेस दिखते हुए। इससे पहले कि जिसेओक कुछ और वाइल्ड थ्योरी बना पाता, ग्रैंटूरिस बीच में बोल पड़ता है। उसे लोग लेवल 10 वॉरियर के नाम से जानते हैं। ये नाम सुनते ही जिसेओक को एहसास होता है कि ये बंदा कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। अगर ग्रैंटूरिस तक इसका नाम जानता है तो मामला सीरियस है। वो सोचने लगता है, अगर कभी ये बंदा पीसे से भिड़े, जो पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर प्राणी है, तो कौन जीतेगा? तभी योहीम और उसकी टीम निंजा की तरह चुपचाप जिसोक और बाकी के पीछे लाइन लगा लेती है। ग्रेस धीरे से मानती है कि चाहे वो जिसोक पर अभी हमला भी कर दें, जब वो ध्यान नहीं दे रहा, तब भी हार तो तय है, खासकर जब गिल्ड मास्टर्स तक पिट रहे हैं। लेकिन पीच शील्ड कूदकर बीच में बोलता है कि ये सारी तबाही उस रेड हेड लड़के की वजह से हुई है, लेकिन बदला लेना है तो जिसोक से लेना चाहिए। एक लड़की सुझाव देती है कि 3 तक गिनते हैं और एक साथ हमला करते हैं, लेकिन कोई 2 भी नहीं बोल पाता कि जिसोक खुद अचानक उनके सामने प्रकट हो जाता है और खुद ही गिनती शुरू कर देता है। सब फ्रीज हो जाते हैं, मुंह खुले रह जाते हैं और जिसेक अटैक पोजीशन में चला जाता है। बोलता है,
अगर बदला लेना है तो लो, मैं तैयार हूं। इससे पहले कि योहेम और उसके साथी भाग पाते, जिसॉक अचानक एक जोरदार रोबोट पंच मारता है जो सबको बोलिंग पिन्स की तरह गिरा देता है। दूसरी ओर बैटलफील्ड से लेवल 10 वॉरियर ये सीन देख रहा होता है। वो चुपचाप जिसॉक की ओर देखता है और हल्के में सिर हिलाता है। अब उसे भी लगने लगता है कि ये बंदा कोई आम प्लेयर नहीं है, ये किसी का साइड किक नहीं, खुद ही एक बड़ी ताकत है। कुछ देर बाद लेवल 10 वॉरियर हर बचे खुचे गिल्ड मेंबर को भी नॉकआउट कर देता है, जैसे ये सब उसके लिए एक नॉर्मल ट्यूसडे हो। लेकिन जब सब थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करने लगते हैं, तभी मिस हॉक, वो चालाक बॉस लेडी, निंजा की तरह चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है, ये सोचकर कि शायद सब इतने बिजी हैं कि उसे नोटिस नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जेसियोक ईमानदारी से लेवल 10 वॉरियर को थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी मदद की, लेकिन रेड हेड बस हंसता है और कहता है, मैं यहां किसी हीरो बनने नहीं आया, मैं तो बस पैसों के लिए हूं, मतलब सीधा मर्सनरी मोड में। तभी दोनों की नजर मिस हॉक पर जाती है जो वहां से चुपचाप खिसकने की कोशिश कर रही होती है। इससे पहले कि वो भाग सके, दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं। वो एक बस्टेड एनपीसी की तरह फ्रीज हो जाती है क्योंकि उसका एस्केप प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है। उसे पकड़कर वो कुछ जवाब निकलवाने की कोशिश करते हैं। मिस हॉक कहती है कि उसे डायमंडियम के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो बस ज़ॉम्बी ड्रैगन से लड़ने आई थी। जिसेओक उसकी आंखों में देखता है और सोचता है, इसकी बातों से तो कुछ ज्यादा ही फिशी लग रहा है। वो पूछता है, क्या सच में? लेकिन मिस हॉक झट से अपनी कहानी बदलने लगती है और यही उसे और सस्पिशियस बना देता है। जिसेओ की शंका और गहराने लगती है, खासकर जब उसे पता है कि डायमंडियम की खबर अब वायरल हो चुकी है। उसकी हालत और खराब तब हो जाती है जब डोरो और किम एकदम लाइव कमेंटेरी की तरह वही बोल देते हैं जो जिसियोक सोच रहा होता है। खबर तो हर जगह फैल चुकी है। जिसियोक गुस्से में उन दोनों को चुप रहने को कहता है और फिर गंभीरता से लेवल 10 वॉरियर की ओर मुड़ता है। वो पूछता है, तेरे मालिक को डायमोनियम के बारे में पता है क्या? लेवल 10 वॉरियर बिना देर किए सार्कास्टिकली जवाब देता है, भाई तू इतना सुंदर भी नहीं है कि कोई तुझे ऐसे ही बचा ले। जिसोक को अब अजीब सी ठंडक महसूस होती है, कुछ तो गड़बड़ है। उसके दिमाग में पीसेस जुड़ने लगते हैं। अगर ये बंदा हायर्ड है तो वो मिस्टीरियस सेंडर खुद भी डायमंडियम लूट सकता था। इतनी बड़ी ताकत को कोई बिना बड़ी वजह या पैसे के नहीं बुलाता। अब और देर न करते हुए जिसोक सीधा ऐलान करता है, अब मैं खुद चलूंगा उस बंदे से मिलने जो ये सब ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। कुछ समय बाद जिसोक, मिस हॉक, डोरो, किम और लेवल 10 वॉरियर स्टार्टिंग प्लाजा में पहुंच जाते हैं। जैसे ही जीसियोक जमीन पर कदम रखता है, उसका मूड तुरंत बिगड़ जाता है। उसके सामने पूरे गिल्ड के मेंबर्स का एक गुस्सेल स्क्वाड खड़ा होता है, जैसे कोई ह्यूमन वॉल बना ली हो, मानो जीसियोक कोई फाइनल बॉस हो। वह हल्के से ताना मारते हुए बड़बड़ाता है, वाह क्या शानदार स्वागत है, और उसके चेहरे से साफ झलकता है कि वो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं है। तभी गिल्ड का एक मेंबर आगे बढ़कर सीधा सवाल करता है, क्या तू ही है जिसने हमारी पूरी अलायंस को तबाह किया? जिसियोक बेहद ठंडे लहजे में हाँ कहता है, फिर आराम से पूछता है, तो क्या प्रॉब्लम है? उसका जवाब सुनते ही सामने वाला लड़का गुस्से से फट पड़ता है और चिल्लाता है कि जिसियोक उनके साथियों को नुकसान पहुंचाकर अब इस प्लाजा में कदम नहीं रख सकता। मामला तूल पकड़ने ही वाला होता है कि तभी मिस हॉक बीच में आती है। वो सबको शांत होने के लिए कहती है और समझाती है कि जिसियोक उनका मेहमान है और उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। गिल्ड के मेंबर्स थोड़ी देर के लिए जैसे शॉक में चले जाते हैं। एक लड़का हकलाकर कहता है कि जीसियोक ही तो वो है जिसने उनकी टीम को तबाह किया, लेकिन मिस हॉक डटी रहती है। वो साफ कहती है कि गिल्ड अलायंस ने पहले अटैक किया था और वो मामला अब सुलझ चुका है। फिर वो मुस्कुराते हुए जीसियोक की ओर मुड़ती है और उसे अंदर आने का न्योता देती है। जैसे ही जीसियोक चलने लगता है, मिस हॉक धीरे से उसके कान में कहती है, अपना छोटा सा वादा याद है ना? अगर मैंने तुझे प्लाजा में सुरक्षित रखा तो डायमोंडियम का थोड़ा हिस्सा मेरा होगा। जीसियोक हामी भरता है और कहता है कि अगर सब कुछ स्मूथ रहा और उसने बाकी गिल्ड मेंबर्स को काबू में रखा तो डील पक्की समझी जाए। मिस हॉक उस जवाब पर बड़ी चालाकी से मुस्कुराती है, जैसे उसने कोई जैकपॉट मार लिया हो। फिर दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं। प्लाजा के अंदर माहौल एकदम किसी व्यस्त बाजार जैसा होता है। पूरी टीम थोड़ा रिलैक्स होकर इधर उधर घूमती है, जैसे पहली बार शहर में आई हो। थोड़ी देर बाद सब एक फूड स्टॉल के पास इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि लेवल 10 वॉरियर यूपी स्क्यूअर्स की इतनी तारीफ कर चुका होता है कि लगता है ये पूरे एरिया का बेस्ट स्नैक है। जैसे ही जीसियोक पहला बाइट लेता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और खुशी के आंसू बहने लगते हैं, जैसे उस खाने ने उसकी आत्मा को हील कर दिया हो। दूसरे बाइट में ही उसे एहसास होता है कि अब तक उसने गेम का आधा हिस्सा मिस कर दिया था। इतने में डोरो बोल पड़ता है, क्या हमें ऐसे ही मार्केट में घूमते रहना चाहिए? असली मकसद तो उस क्लाइंट से मिलना था
जिसने लेवल 10 वॉरियर को हायर किया था। उसकी बात सीधी नस पर लगती है। लेवल 10 वॉरियर हल्का चिढ़ जाता है, जैसे किसी ने उसका स्नैक छीन लिया हो। मिस हॉक भी सहमति में सिर हिलाती है और जीसीओ को याद दिलाती है कि कम से कम उसे उस आदमी से तो मिलना ही चाहिए जिसने उसके लिए ये पूरा ड्रामा स्पॉन्सर किया है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनके पास ही कोई बंदा प्रकट हो जाता है, एकदम अचानक, बिना किसी आवाज के। जेसियोक पलट कर देखता है तो एक आदमी चाय का कप पकड़े ऐसे बैठा होता है जैसे संडे की सुबह पार्क में बैठा हो। वो कोई और नहीं बल्कि खुद हार्ट हीटर होता है। जेसियोक थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन हार्ट हीटर बेहद आराम से चाय की चुस्की लेते हुए कहता है कि उसी ने लेवल 10 वॉरियर को हायर किया था ताकि जेसियोक और उसकी टीम को प्लाजा लाया जा सके। वो चाय का कप अपने असिस्टेंट रिम को पकड़ाता है और फिर खुद को बड़े सलीके से इंट्रोड्यूस करता है, बताता है कि वो लोन और दूसरी दिलचस्प चीजों का डील करता है। जीसीओ को झटका लगता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि असली क्लाइंट खुद सामने आ जाएगा। हार्ट हीटर कहता है कि जब उसे पता चला कि जीसीओ प्लाजा में है तो उसने सोचा क्यों न सीधे यहीं पार्टी में पहुंच जाए। वो लेवल 10 वॉरियर की ओर इशारा करता है और कहता है कि उसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिर से पढ़ना चाहिए। लेकिन वॉरियर बिल्कुल शांत रहता है और कहता है, मैंने अपना काम कर दिया, जीसीओ को ले आया। हार्ट हीटर हल्का सा झुंझलाता है और सोचता है कि ये बंदा अभी भी इमोशनली अनअवेलेबल है, इसलिए अब वो सीधे जीसीओक से बात करना बेहतर समझता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोले, जीसीओक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पता है तुम डायमोंडियम खरीदना चाहते हो। हार्ट हीटर खुशी से खिल उठता है, हंसते हुए कहता है कि जीसीओक बड़ा तेज दिमाग वाला है और उसे शार्प कुकी बुलाता है। वो अपनी शर्तें बताने ही वाला होता है कि तभी जमीन अचानक कांपने लगती है जैसे भूकंप शुरू हो गया हो। जिसियोक और उसकी टीम चारों तरफ देखने लगती है, सब घबरा जाते हैं, लेकिन हार्ट हीटर अब भी पूरा कूल रहता है, जैसे मेंटली अब भी चाय पी रहा हो। वो मुस्कुराकर कहता है, इसीलिए कहा था हमें हाइड आउट में मिलना चाहिए था। तभी आसमान में एक चमचमाता थ्रोन अपीयर होता है, इतना भव्य कि लगता है किसी वीआईपी फैंटेसी शोरूम से मंगवाया गया हो। हार्ट हीटर ऊपर इशारा करता है और कहता है कि यह है ग्रेट गोल्डन थ्रोन का मालिक स्लॉथ रायट, जो क्रोनो लाइफ का सबसे टॉप मर्चेंट है। थ्रोन धीरे धीरे नीचे उतरता है जैसे कोई प्रीमियम गाड़ी पार्क हो रही हो और भीड़ का पूरा ध्यान उसी की ओर चला जाता है। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, ये तो मेन सर्वर का एनपीसी है, यहां क्या कर रहा है। जैसे ही थ्रोन जमीन पर लैंड करता है, जिसियोक के होश उड़ जाते हैं। उसमें से कोई विशाल योद्धा नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा निकलता है, जैसे स्नैक साइज इंसान। जिसियोक का दिमाग एक पल के लिए बंद हो जाता है। उसने किसी टावर जैसे वॉरलॉर्ड की उम्मीद की थी, ना कि किसी ऐसे की जो शायद कुकी शेल्फ तक भी ना पहुंच पाए। डोरो और किम भी शॉक में आ जाते हैं, लेकिन दोनों फौरन महसूस कर लेते हैं कि इस बच्चे की एनर्जी कुछ अलग ही लेवल की है, एक ऐसा करिश्मा जो शायद आधे सर्वर में किसी के पास नहीं। स्लोथ रायट बिना किसी को देखे सीधे जीसीओ की ओर इशारा करता है और कहता है, डायमोंडियम दे दो, ना कोई इंट्रो ना कोई फॉर्मेलिटी, सीधा डील। जीसीओ कुछ कह पाता उससे पहले हार्ट हीटर बीच में आकर बड़ी विनम्रता से स्लोथ राइट का स्वागत करता है और कहता है कि वो पहले आया था डायमोंडियम लेने। लेकिन स्लोथ राइट उसे ठंडे अंदाज में चुप करा देता है। वो उसकी ओर शक की निगाह से देखता है और पूछता है, क्या तू ही हार्ट हीटर है? बड़ा चिकना साइल लगता है। ये लाइन सीधा हार्ट हीटर की इज्जत पर वार करती है। स्लोथ राइट यही नहीं रुकता, वो उसकी सीनियर टीम तक को लपेट लेता है और पूछता है, क्या उसी बेकार मास्टर ने तुझे कहा था लाइन में कट मारने को? हार्ट हीटर गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाता है, मेरे मास्टर का अपमान मत कर। लेकिन स्लोथ राइट अब पूरे फॉर्म में होता है। वो आगे बढ़ता है और कहता है, क्या तुझे दिखाना पड़ेगा कि हमारे बीच कितना बड़ा गैप है? जैसे ही लड़ाई शुरू होने को होती है, जिसयोग दोनों के बीच कूद जाता है और दोनों हाथ उठाकर कहता है, शांत हो जाओ। उसके मन में एक शातिर आइडिया आता है, अगर दोनों को डायमोंडियम चाहिए तो क्यों ना बोली लगवाई जाए। वो दोनों की ओर देखकर मुस्कुराता है और पूछता है, कौन कितना देगा? जो ज्यादा देगा